अध्याय 901। झाओ ये प्रोफाउंड ने देखा कि चेन जियांग 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं चला था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन बेचैन हो गया। पहले उसने व्यक्तिगत रूप से लान माउंटेन को भयानक नीली लपटों से जलते हुए देखा था और उसे चिंता थी कि यह लान माउंटेन भी ऐसा ही करेगा। क्या ये भी कोई सिंह पर्वत है जो हिल सकता है? झाओ ये प्रोफाउंड ने पूछा। नहीं, ये लान माउंटेन हिल नहीं सकता, लेकिन ये 10 ट्रांसमिशन एरे को छिपा सकता है। इन 10 ट्रांसमिशन एरे में से केवल एक को ही सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। चेन जियांग ने कहा, मैं ट्रांसमिशन एरे को अलग करने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहा हूं। चेन जियांग ने सिरदर्द के साथ सच बोला, क्योंकि वह नहीं जानता था कि 10 ट्रांसमिशन एरे में चुनाव कैसे किया जाए। स्टोन टैबलेट में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि सबसे सुरक्षित विकल्प कौन सा था, नहीं यह बताया कि यदि वह गलत हुआ तो ट्रांसमिशन एरे कहाँ जाएगा। थोड़ी देर के बाद चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और आह भरी। लगता है इस बार हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। आइए पहले उन 10 ट्रांसमिशन एरे को खोजें। हमें मत मारो। झाओ ये प्रोफाउंड थोड़ा नाखुश था, क्योंकि वह अब बहुत आश्वस्त नहीं था। मेरी चिंता मत करो, तुम खुद ही जा सकते हो। चेन जियांग ने उसकी ओर देखा, फिर पहाड़ की चोटी की ओर चला गया। हर सुरक्षित लान माउंटेन के लिए कुछ रास्ते थे, लेकिन चेन जियांग ने आखिरी रास्ता चुना था। उसे लगा कि वह इस रास्ते से सम्राट के मकबरे तक पहुंच सकता है। शेर पर्वत बहुत बड़ा था, वहां से 10 ट्रांसमिशन एरे ढूंढना आसान नहीं था और वे बहुत आसानी से छिप भी गए थे। सौभाग्य से चेन जियांग को पत्थर की पट्टिका से कुछ सुराग मिल गए थे और वह अपने लिए एक मोटा रास्ता ढूंढने में सक्षम था। चेन जियांग को रास्ते में आराम मिला था, क्योंकि वह इस समूह में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह उस पर निर्भर था, और उसका मानना था कि बाहर निकलना बहुत कठिन नहीं होगा। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड चेन जियांग के लिए बेहद चिंतित थे, लेकिन उनके पास चेन जियांग पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग के आरामदेह रूप को देखकर वे अपने दिलों में बेहद दुखी महसूस कर रहे थे। ये पहला ट्रांसमिशन एरे है, इसे अच्छी तरह से चिन्हित करें। वे कुछ बड़े पेड़ों के बीच में आ गए। ये ट्रांसमिशन एरे वास्तव में एक बड़े पेड़ से बना था, और अगर किसी को जमीन पर बड़े पेड़ से जुड़े कुछ अजीब पैटर्न नहीं दिखते तो कोई भी इसे नहीं देख पाता। चेन जियांग ने जमीन से धूल हटाए और आत्मा के दाने को ध्यान से देखा। ये देखकर कि वह कितना गंभीर दिख रहा था, जीमेक्सियन और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से शाप दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इन स्पिरिट अनाज में कुशल होंगे। ये ट्रांसमिशन एरे बहुत अविश्वसनीय है। टेलीपोर्टेशन का स्थान लान माउंटेन का एक खतरनाक समूह है। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। क्या आपके पास लान माउंटेन में कोई राक्षसी जानवर है? जीमेक्सियन ने अचानक चेन जियांग से कहा, मुझे कुछ महसूस हुआ, ये कुछ ऐसा है जो चल सकता है, और यह एक दुर्लभ वस्तु है जो बड़ी मात्रा में पौधों के सार को अवशोषित करती है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, केवल खतरनाक लान माउंटेन में ही राक्षसी जानवर होंगे। ये लान माउंटेन सुरक्षित है, वहां कुछ और नहीं होना चाहिए। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। छोटा शरारती ड्रैगन, चलो एक नज़र डालें। चेन जियांग को भी अब यह महसूस हो रहा था कि यह फूलों, पौधों और पेड़ों का समृद्ध सार था जो किसी चीज़ द्वारा बेतहाशा चूसा जा रहा था। भले ही वह डिवोरिंग मैजिक कुंफू का उपयोग करना चाहे, लेकिन ये सारी ऊर्जा निकालना आसान नहीं होगा। यह अच्छी चीज़ है, इसे उस औरत के पास मत रखने दो। जैसे ही वह और फैंग जे प्रोफाउंड बाहर निकले, लॉन्ग जुएई चिल्लाए। चेन जियांग और जी मेजियान तुरंत वहां पहुंचे। केवल कुछ प्राकृतिक रूप से निर्मितात्मा वस्तुओं के पास ही लकड़ी के सार को अवशोषित करने का मौका था। निश्चित रूप से उन्होंने जल्द ही एक अंगूठे के आकार का सफ़ेद मोती देखा जो पागलों की तरह कुछ बहुरंगी धुंध को निगल रहा था, जो पास के पौधों और फूलों का सार था। ये है काओमू स्वर्गीय दान, आपको इसे प्राप्त करना होगा। सू मियाओ सदमे में चिल्लाया। चेन जियांग ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन सू मियाओ की प्रतिक्रिया से वह जानता था कि यह काओमू स्वर्गीय डैन कितना कीमती था। हालांकि फैंग जे प्रोफाउंड और झाओ ये प्रोफाउंड उससे भी तेज थे, और एक पल में काओमू स्वर्गीय डैन के पास पहुंच गए। वे दोनों एक ही समय में काओमू स्वर्गीय डैन को पकड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से काओमू स्वर्गीय डैन प्रकाश की किरण में बदल गया और जमीन पर गिर गया। छोटी दासी, जल्दी से टटोलकर वह चीज़ कहाँ है और मुझे बताओ। चेन जियांग उत्सुकता से चिल्लाया। जी मेक्सियन ने उत्तर दिया, मैं इसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह चीज़ जानती है कि इसकी आभा को कैसे नियंत्रित किया जाए। लॉन्ग जुएई ने तुरंत 108 दिव्य इरादे जारी किए, स्वर्ग भ्रमण विधि को अपनी सीमा तक उन्मुक्त कर दिया, क्योंकि उसने अपने सभी दिव्य इरादों को जमीन में भेज दिया काओमू स्वर्गीय दान की खोज में। फैंग जे प्रोफाउंड और झाओ ये प्रोफाउंड ने भी जमीन पर काओमू स्वर्गीय डैन की खोज के लिए अपने दिव्य इरादों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें अचानक चेन जियांग की दिव्य भावना से भारी दबाव महसूस हुआ, जिससे वे डर से उछल पड़े।
उन्होंने सोचा कि आसपास कोई बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वास्तव में चेन जियांग के शरीर से दिव्य इरादा उत्सर्जित हुआ था। चेन जियांग के पास इतना भयानक दिव्य इरादा था, ये पूरी तरह से आदर्श के खिलाफ था। इससे झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड बेहद हैरान हो गए, क्योंकि वे चेन जियांग को अत्यधिक सतर्कता से देख रहे थे। अब चेन जियांग इतनी परवाह नहीं कर सकता था, उसे उस काउमू स्वर्गीय डैन को प्राप्त करना था। जी मैक्सियन भी उस चीज़ के बारे में बेहद उत्सुक थी, और वह वास्तव में उनकी आध्यात्मिक धारणा की सीमा से तुरंत गायब होने में सक्षम थी। केवल वह जानती थी कि चेन जियांग ने जो चेतना जारी की थी वह लॉन्ग जुएई की थी, और इंपीरियल ड्रैगन रेस दिव्य तरीके से खेती करती है। मिल गया, इसके नीचे छिप जाओ, लॉन्ग जुएई ने कहा। तभी उसने चेन जियांग के शरीर से सफ़ेद रोशनी निकलती हुई और ज़मीन में रेंगते हुए देखा। लॉन्ग जुएई वास्तव में स्वयं काउमू स्वर्गीय डैन को पकड़ने के लिए निकली थी, लेकिन अभी केवल वही इसे जल्दी से पकड़ सकती थी। वह क्या है? झाओ ये प्रोफाउंड को लगा कि चेन जियांग के शरीर से अचानक कोई शक्तिशाली प्राणी निकल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि यह क्या था। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसे अपनी योग्यता के आधार पर पाओ, उसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। चेन जियांग ने फैंग जे प्रोफाउंड को सावधानी से देखा। उसने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वर्ड निकाली, क्योंकि झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड दोनों ही हथियार पकड़े हुए थे। इस समय लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। उस चीज़ की गति बेहद तेज है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रकाश का एक सफ़ेद मोती बाहर उड़ गया। चेन जियांग ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे बड़ी मात्रा में जल वाष्प निकला, जिसने काउमू स्वर्गीय डैन को ढंक दिया जो अभी अभी बाहर उड़ा था, और फिर ठंडी ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली। ये देखकर झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड उछल पड़े। यह मेरा है। जैसे ही ध्वनि तरंग ने बर्फ के उस विशाल खंड को तोड़ दिया, चेन जियांग गुस्से से दहाड़ने लगा। फिर उसने उस काउमू स्वर्गीय डैन को पकड़ने के लिए स्थानिक निष्कर्षण तकनीक का उपयोग किया। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड गुस्से में थे। वे चेन जियांग की तुलना में बहुत मजबूत थे और काउमू स्वर्गीय डैन की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, लगभग उसे प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अंत में काउमू स्वर्गीय डैन भाग गया और चेन जियांग के हाथों में आ गया। चेन जियांग को प्रकाश उत्सर्जित करने वाले छोटे मोती को पकड़े हुए देखकर झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड की आंखें ईर्ष्या और लालच से जल उठीं, और वे तुरंत चमक उठे और चेन जियांग के सामने पहुंच गए। चेन जियांग अपने दिल में गुस्से में था। वे स्पष्ट रूप से उसके हाथों में आ गए थे, लेकिन ये दो लोग अभी भी उसे छीनना चाहते थे। काउमू स्वर्गीय डैन चेन जियांग के हाथ में पकड़ा गया था और उसे युयाओ रिंग में नहीं रखा जा सका, जो बहुत अजीब था। जब झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड चेन जियांग के सामने पहुंचे तो उन दोनों ने एक ही समय में अपनी हथेलियों से प्रहार किया। हथेली के पीछे का बल बेहद मजबूत था। ताड़ के प्रहार से उत्पन्न हवा ने चेन जियांग के पीछे के सभी पेड़ों को तोड़ दिया, और चेन जियांग ने मुश्किल से इसे चकमा दिया, लेकिन वह अभी भी इस हद तक हिल गया था कि उसने खून उगल दिया। इसे खाएं, सू मियाओ ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड काउमू स्वर्गीय डैन को लूटने जा रहे थे, चाहे वे किसी भी तरीके का उपयोग करें, और इसलिए उन्होंने चेन जियांग पर लगातार हमला किया। लेकिन दो विशेषज्ञों द्वारा हमला किए जाने के कारण चेन जियांग उनमें से 10 से अधिक को चकमा देने में सक्षम था। उसे दे दो, झाओ ये प्रोफाउंड ठंडी आवाज में चिल्लाए। उसकी जैड हथेली ने एक प्रकार की हल्की नीली बर्फीली क्यूई छोड़ी, जिससे उसका परिवेश ठंडी बर्फ और ठंड से ढक गया। उसकी हथेली नीचे गिरी और साथ ही उसने ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा जो फैंग जे प्रोफाउंड की ओर बह गया, जैसे कि वह सभी काउमू स्वर्गीय डैन को अपने पास ले जाना चाहती हो। हालांकि झाओ ये प्रोफाउंड की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, क्योंकि बर्फ में सील किया गया व्यक्ति चेन जियांग नहीं था, बल्कि केवल एक भ्रम था। चेन जियांग पहले से ही एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और काउमू स्वर्गीय डैन को निगल रहा था। जब झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि काउमू स्वर्गीय डैन पहले ही चेन जियांग के शरीर में पिघल चुका था और उसके साथ विलय करना शुरू कर चुका था। आप झाओ ये प्रोफाउंड ने अपना हाथ लहराया और थप्पड़ मारा, लेकिन ये केवल एक भ्रम था। उसकी हथेली बड़े पेड़ से टकराए और पेड़ का तना टूट गया। चेन जियांग का शरीर हल्के हरे रंग की धुंध से भर गया। वह एक बड़े पेड़ के ऊपर घने पत्तों के बीच छिपा हुआ था, मानो वह पत्तों में विलीन हो गया हो ताकि कोई उसे खोज न सके। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड हैरान रह गए। उन्होंने हर जगह देखते हुए अपने दिल में चेन जियांग को कोसा। जी मैक्सियन को चेन जियांग की तलाश करने का आदेश दिया जाना और भी अधिक था, क्योंकि वह चेन जियांग को अपनी आध्यात्मिक भावना से महसूस नहीं कर सकती थी। वह बस इतना जानती थी कि चेन जियांग अभी भी पास में था, और यह सब मास्टर सर्वेंट अनुबंध के कारण था। शापित फुहड़, तुम उसके द्वारा लगभग मारे ही गए थे। अपने जीवन में कभी भी इस जगह को जीवित छोड़ने की आशा मत करना। इस समय चेन जियांग बेहद गुस्से में थे। सौभाग्य से वह पहले ही काउमू स्वर्गीय डैन के साथ विलीन हो चुका था, इसलिए जी मैक्सियन भी उसे ढूंढने में सक्षम नहीं थे।
इस कामू स्वर्गीय दान को खाने से आप प्रकृति के साथ एकीकृत हो सकते हैं, जिससे आपके लिए पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति को समझना आसान हो जाता है, जिससे आप पौधों के सार को अवशोषित कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपकी आभा को पूरी तरह से प्रकृति के साथ विलय करने की अनुमति देगा, न कि दूसरों द्वारा खोजा जा सके। सू मियाओ ने राहत की सांस ली। अभी वह वास्तव में ये जानकर हैरान रह गया कि 2 हेवन रियलम रैंकर्स द्वारा घात लगाए जाने का मतलब था कि वह कमजोर था। ये चेन जियांग के युद्ध में समृद्ध अनुभव के कारण नहीं, बल्कि भारी चोटों के कारण था। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड को पता था कि यह एक कामू स्वर्गीय दान था, यहाँ तक कि स्वर्ग क्षेत्र में भी ये बेहद मूल्यवान था, जिससे कई लोगों को इसे तब तक छीनने की इजाज़त मिली जब तक कि उनके सिर से खून नहीं बह गया। अब वे जानते थे कि चेन जियांग ने खुद को कामू स्वर्गीय दान के साथ विलय करने के लिए छिपा लिया था। अगर चेन जियांग ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह उनके पीछा से बच निकलने में सक्षम होगा। भविष्य में भले ही उनके पास और भी मजबूत खजाना हो, वे चेन जियांग को नहीं ढूंढ पाएंगे। झाओ ये प्रोफाउंड ने एक गोल हरी जेड प्लेट निकाली। हरी जेड प्लेट पर एक उंगली सरनी थी और उंगली सरनी उन्मत्त रूप से घूम रही थी। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि हरी जेड प्लेट एक ट्रैकिंग खजाना थी, लेकिन यह अब स्पष्ट रूप से अप्रभावी थी और दिशा को इंगित करने में असमर्थ थी। फैंग जे प्रोफाउंड के पास एक ग्रीन जेड प्लेट भी थी और उसी स्थिति में सरनी बिना किसी निश्चित लक्ष्य के घूमती थी। ये परेशानी वाली बात है। झाओ ये प्रोफाउंड ने भौहें सिकुड़कर खुद से कहा। वह अपने पैरों को जोर जोर से पटक रहा था, क्योंकि अगर चेन जियांग इस शेर पर्वत को छोड़ देता है तो वे हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। हालांकि जी मैक्सियन ने आज्ञाकारी ढंग से उसकी व्यवस्था सुनी थी, लेकिन वह अपने दिल में खुश थी। वह एक अनुभवी व्यक्ति थी और चेन जियांग के हाथों उसे कई नुकसान झेलने पड़े थे, इसलिए ये 2 लोग जो उससे अधिक मजबूत थे अभी भी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब वह फंस गई और यहीं मर गई। वह चेन जियांग की छोटी नौकरानी थी और बाय यूयू और सू मियाओ के मालिक के साथ उसका रिश्ता बहुत जटिल था। चेन जियांग उसे बहुत सम्मान देता था और उसे नहीं छोड़ता था। जब चेन जियांग काओमू स्वर्गीय डैंग के साथ घुल मिल रहा था तो वह ये भी सोच रहा था कि क्या उसे झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये दोनों बहुत खतरनाक थे, वह अभी लगभग मारा ही गया था। हालांकि केवल वह और जी मैक्सियन ही यहाँ खतरे में होंगे। यदि वे किसी शक्तिशाली जानवर या ऐसी किसी चीज से टकराते हैं तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। चेन जियांग, बाहर आओ। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं खून की शपथ ले सकता हूं। झाओ ये प्रोफाउंड चिंतित हो गया। वे 6 घंटे से अधिक समय तक उसे ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चेन जियांग पूरे समय उस पेड़ के अंदर छिपा रहा था। चेन जियांग ने मन ही मन उपहास किया। वह बाहर नहीं जाएगा, उसे इंतजार करना जारी रखना होगा, क्योंकि यह शेर पर्वत वैसे भी सुरक्षित था और यहाँ की आत्मिक ऊर्जा उसकी साधना के लिए उपयुक्त थी। उसके लिए यहाँ 1 या 2 साल तक रहना कोई समस्या नहीं होगी। जब तक आप बाहर आएंगे हम तुरंत खून की शपथ लेंगे और फिर कभी आपके साथ कोई कदम नहीं उठाएंगे। फैंग जे प्रोफाउंड और भी अधिक चिंतित था। वह इस शापित जगह पर हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता था। भले ही वह 10 या 8 साल तक फंसा रहा, फिर भी वह बेहद अनिच्छुक था। फैंग जे प्रोफाउंड और झाओ ये प्रोफाउंड दोनों बड़ी शक्तियों की स्वर्गीय बहनें थीं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे केवल अमर क्यूई को अवशोषित करने के बाद ही खेती कर सकते थे। उनके पास ज़्यादा गोलियां नहीं थीं, इसलिए अगर वे ज़्यादा देर तक यहाँ फंसे रहते तो अपनी ताकत बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाते। उस समय वे बस बुढ़ापे से मर जाएंगे, और यदि उनकी स्थिति बहुत लंबे समय तक चली तो स्वर्ग क्षेत्र का कोई व्यक्ति उनका पद संभाल लेगा और उनके अच्छे दिन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। जी मैक्सियन ने झाओ ये प्रोफाउंड की चिंतित और उग्र अभिव्यक्ति को देखा और मन में सोचा, आपको स्पष्ट रूप से एक एहसान मांगना है और फिर भी आप अभी भी किसी और को मारना चाहते हैं। आप इसके लायक हैं। वह जानती थी कि चेन जियांग अभी भी लान माउंटेन में है, और वह ये भी समझती थी कि चेन जियांग की वर्तमान योजना झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड को जानबूझकर चिंतित करना था। छोटी नौकरानी, तुम्हें उन 2 बेवकूफ़ों को ट्रांसमिशन एरे में लुभाने का एक तरीका सोचना चाहिए। मुझे याद है कि पत्थर की गोली में उल्लेख किया गया था कि एक ट्रांसमिशन एरे है जो एक हत्या एरे के रूप में छिपा हुआ है। यदि यह सफल होता है तो दोनों बेवकूफ़ होंगे हत्या से घायल हो गए। चोट लगने से डरो मत, मेरे पास तुम्हें ठीक करने में मदद करने के लिए गोलियां हैं। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा और आखिरकार एक अच्छा विचार सोचा। जी मैक्सियन को चेन जियांग का ध्वनि प्रसारण प्राप्त होने के बाद उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मुझे हत्या सरणी का स्थान बताओ, मैं उन्हें धोखा देने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने दिव्य वस्त्र पहने हुए थे और चूंकि चेन जियांग ने पहले ही उसे अंडरगारमेंट लौटा दिया था, ये पहले से ही पूरा था और पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। इसलिए चेन जियांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे हत्या की साजिश से मार दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसे थोड़ा कष्ट होगा। जी मैक्सियन कठिनाइयों से नहीं डरती थी, वह बस जल्दी से झाओ ये प्रोफाउंड से छुटकारा पाना चाहती थी और इस महिला के चेहरे पर दर्जनों बार बेरहमी से थप्पड़ मारना चाहती थी।
चेन जियांग ने जी मेक्सियन को हत्या सरनी की दिशा बताई। जी मेक्सियन की आंखें चमक उठीं क्योंकि वह झूठ के बारे में सोच रहा था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने झाओ ये प्रोफाउंड को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। मिस हेवनली मेडेन, मुझे लगता है कि हमें पहले उन ट्रांसमिशन सरनी की खोज करनी चाहिए। ये लान माउंटेन वास्तव में इतना बड़ा नहीं है, हमें बस उन्हें खोजने के लिए कुछ समय चाहिए। हम उसे धमकी भी दे सकते हैं, अगर वह बाहर नहीं आया तो हम ट्रांसमिशन एरे को नष्ट कर देंगे और उसके साथ ही नष्ट हो जाएंगे। झाओ ये प्रोफाउंड ने जी मेक्सियन को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसे अचानक लगा कि जी मेक्सियन बहुत डरावना था। पहले उसने उसे धमकाया था और अपमानित किया था, लेकिन अब वह उस पर एहसान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह जी मेक्सियन की ताकत को जानती थी। उसकी नज़र में वह राख से ज़्यादा कुछ नहीं था। वह उसे एक ही सांस में उड़ा सकती थी, इसलिए उसे डर नहीं था कि जी मेक्सियन उसे नुकसान पहुंचाएगा। जी मेक्सियन का सोचने का तरीका वास्तव में बुरा नहीं था। झाओ ये प्रोफाउंड ने उसे सिर हिलाया, फिर फैंग जी प्रोफाउंड को बुलाया। हालांकि उनके बीच कुछ मनमुटाव थे, लेकिन अब उनके पास साथ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं उनके दो मिलने का इंतजार करूंगा, फिर मैं उन्हें अंदर के नियम बताऊंगा। फिर आप नियमों की खोज करने का नाटक करेंगे, अन्य ट्रांसमिशन एरे को ढूंढेंगे और किलिंग एरे को अंतिम व्यक्ति पर छोड़ देंगे। जब आप लोग उस हत्यारी सरनी के करीब पहुंच जाएंगे तो मैं इसे सक्रिय कर दूंगा। जब चेन जियांग को जी मेक्सियन की योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने जी मेक्सियन के साथ इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। जी मेक्सियन शुरू से ही एक बूढ़े व्यक्ति थे। अब जब उन्होंने चेन जियांग के साथ मिलकर काम किया था, भले ही झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जी प्रोफाउंड एक पक्ष में मजबूत थे, वे केवल युवा मुर्गियां थे जो अपनी आंखों में स्वर्ग की सीमाओं को नहीं जानते थे। मास्टर, उस झाओ ये प्रोफाउंड को मेरे लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, जी मेक्सियन ने कहा। हालांकि उन्होंने चेन जियांग को मास्टर कहा, लेकिन उनका लहजा बिल्कुल भी महिला गुलाम जैसा नहीं था। अच्छा, लेकिन उसे मौत तक यातना मत दो। अगर हमें सम्राट के मकबरे के करीब जाना है तो हमें उस पर भरोसा करना होगा। वह आदमी झाओ ये प्रोफाउंड से कमजोर है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है, चेन जियांग ने कहा। वे तीनों अलग हो गए और ट्रांसमिशन एरे की खोज की। जी मेक्सियन ने 2 दिनों तक खोज की, ऐसा दिखावा किया कि संयोग से उनमें से एक मिल गया, जिसे उन्होंने और फैंग जी प्रोफाउंड ने 5 दिनों के बाद खोजा। आप संरचनाओं को भी जानते हैं। झाओ ये प्रोफाउंड ने जी मेक्सियन को जमीन पर बैठकर बड़े पेड़ों द्वारा बनाई गई ट्रांसमिशन सरनी को घूरते हुए अपने जैद हाथों से रनों को सहलाते हुए देखा। मैं थोड़ा जानता हूं, लेकिन मैंने इसे पहले भी सीखा है। ये सभी स्पिरिट ग्रेन बहुत प्राचीन हैं और टोंग तियान एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और शेंग डोमेन के पास अभी जो स्पिरिट ग्रेन है उसे आधार के रूप में इन स्पिरिट ग्रेन का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए, जी मेक्सियन ने कहा। वह वास्तव में थोड़ा समझ गई थी। आखिरकार वह कई वर्षों से स्वर्गलोक में थी और वह स्वयं भी वहीं से थी। चेन जियांग अभी भी लान माउंटेन में है क्योंकि उसे ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि वह इसे सक्रिय करना चाहता है तो उसे बड़ी मात्रा में स्पार का उपयोग करना होगा और उस समय हम निश्चित रूप से होंगे। हालांकि उसके पास अन्य तरीके हो सकते हैं, इसलिए हमारे लिए अन्य ट्रांसमिशन एरे को ढूंढना बेहतर होगा। जी मेक्सियन खड़े हुए और चारों ओर देखा। हमें पहले ही 4 मिल चुके हैं और वे बहुत दूर नहीं हैं, जिससे उन पर नज़र रखना आसान हो गया है। इन 4 ट्रांसमिशन एरे के लुक से वे जिस स्थिति में हैं उसके लिए एक निर्धारित पैटर्न होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे उनमें से अन्य 6 को ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। झाओ ये प्रोफाउंड ने जी मेक्सियन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जी मेक्सियन भी स्वर्ग की बेटी थी और अगर उसे समय दिया जाता तो वह भविष्य में अपने स्तर तक बढ़ने में सक्षम होती और वह सरनी निर्माण में भी इतनी कुशल होती। इसलिए ऐसा देखना दुर्लभ था, स्वर्ग की बेटी ऐसी। चाहे वह स्वर्ग क्षेत्र हो या नश्वर क्षेत्र, स्वर्ग के पुत्र और स्वर्ग की बेटी का मुख्य लक्ष्य अपनी ताकत बढ़ाना था, न कि कुछ और करना। चेन जियांग ने जी मेक्सियन को नियम बताए। जैसे ही जी मेक्सियन ने कुछ ट्रैक का पालन किया, उन्होंने नियमों को समझाया, जिसने झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ये सभी उस समय 10 हेवन सुप्रीम लॉर्ड द्वारा निर्धारित किए गए थे। लेकिन अब जी मेक्सियन जैसी छोटी स्वर्गीय लड़की वास्तव में नियमों के माध्यम से देखने में सक्षम थी। वे स्पष्ट थे कि इसके लिए गणना की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता थी। उन सभी ने राहत की सांस ली। जब तक चेन जियांग लान माउंटेन में था, उन्हें उसे ढूंढने की उम्मीद थी और अभी वे उन ट्रांसमिशन एरे की निगरानी कर सकते हैं। 9वां एक और बाकी है। जी मेक्सियन ने थका हुआ होने का नाटक किया क्योंकि वह बहुत पसीना बहा रहा था। रुको मत, मेरे लिए आखिरी ढूंढते रहो। झाओ ये प्रोफाउंड की आवाज़ सख्त हो गई। अगर उसने जी मेक्सियन को गठन में कुशल नहीं देखा होता तो वह पहले ही उसे थप्पड़ मार देती या जोर से डांट देती। जी श्रीमान, जी मेक्सियन ने धीरे से उत्तर दिया। वह जानती थी कि उसे अधिक समय तक ये सहन नहीं करना पड़ेगा। चेन जियांग हत्या सरनी के आसपास छिपा हुआ था। जैसे ही कोई आता वह तुरंत इसे सक्रिय कर देता। वह संहारक श्रृंखला वास्तव में एक जाल थी।
यदि कोई व्यक्ति पत्थर की पट्टिका की विषय वस्तु को पूरी तरह से नहीं समझता तो उसे यह पता नहीं चल पाता कि वह संहारक श्रृंखला थी। जी मैक्सियन पहले से ही तैयार थी। जब हत्या का क्रम खुला तो उसने तुरंत अपने दिव्य वस्त्रों का उपयोग करके उसे रोक दिया। यह आखिरी है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है, जल्दी करो और आओ। जमीन पर रून्स को देखकर जी मैक्सियन को जानबूझकर आश्चर्य का सामना करना पड़ा। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड तुरंत जंगल में प्रवेश कर गए। उन्होंने पाया कि जमीन पर मौजूद रून दूसरों से अलग थे, वे और भी गहरे थे और बेहद शक्तिशाली दिखते थे। इससे लोगों को संदेह हुआ कि यह एक ट्रांसमिशन एरे हो सकता है जो उन्हें दूर ले जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन एरे को कैसे खोला जाता है? झाओ ये प्रोफाउंड ने पूछा। चेन जियांग मन ही मन हंसा और मन ही मन कहा, मुझे पता है। एक विचार के साथ उसने अपनी आत्मिक चेतना का उपयोग हत्या सरणी के छिपे हुए स्रोत को ट्रिगर करने के लिए किया। उसने देखा कि हत्या करने वाली भीड़ अचानक लाल रोशनी में बदल गई और अनगिनत लाल लंबी तलवारें अचानक सभी दिशाओं से आने लगीं। जी मैक्सियन के पास उसकी रक्षा के लिए भगवान का वस्त्र था। भयानक तलवार क्यूई उसके शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ थी, लेकिन उसे उड़ने में सक्षम थी। उस पल में झाओ ये प्रोफाउंड और झाओ ये प्रोफाउंड ने तुरंत अपने खजाने को ब्लॉक करने के लिए जारी किया और उसी समय हत्या की सरणी से पीछे हट गए। हालांकि हत्यारी समूह द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली तलवार क्यूई ने उनके सभी खजाने को नष्ट कर दिया और पलक झपकते ही वे खून से लथपथ हो गए। यह अंत नहीं था। लाल बत्ती गायब होने के बाद इसने उनके शरीर के चारों ओर लिपटे कई अग्नि ड्रैगन को बाहर निकाल दिया, जिससे वे दयनीय चीखें निकालने लगे। हालांकि जी मैक्सियन को बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनकी आंतरिक चोटें गंभीर थीं। इस समय भी उसके हृदय में भय बना हुआ था, क्योंकि यदि उसके शरीर की रक्षा करने वाला दिव्य वस्त्र न होता तो अब तक वह मांस के अनगिनत टुकड़ों में जल गई होती। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वे अपनी भयानक शक्ति से अपना समर्थन कर रहे थे। लौ के बुझने के बाद हत्यारी सरणी ने एक भयानक ठंडी हवा छोड़ी। हत्या क्षेत्र के कई फीट के भीतर के सभी पेड़ जम गए और फिर टूट गए। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड इस हद तक जमे हुए थे कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद बैंगनी रंग की बिजली गिरी जो कि हत्या करने वाले समूह से बाहर निकली और दोनों लोगों पर हमला कर दिया। झाओ ये प्रोफाउंड की मृत्यु नहीं हुई, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह दूर से जी मैक्सियन को ध्यान करते हुए देख सकती थी। इससे वह इतनी परेशान हो गई कि उसके दांत कार्रवाई के लिए खुजली कर रहे थे। बेशक वह देख सकती थी कि जी मैक्सियन के पास एक शक्तिशाली खजाना था जो उनके अमर उपकरणों से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे उसे बेहद ईर्ष्या हुई। और इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि उसी समय चेन जियांग प्रकट हुआ। वह जी मैक्सियन के ठीक पीछे खड़ा था और यहाँ तक कि उसे एक स्प्रिट गोली भी दे दी। झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड इतने गुस्से में थे कि उनके शरीर लगभग फट गए। भले ही उन्होंने अपने पैर की उंगलियों से लात मारी हो, लेकिन वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि चेन जियांग और जी मैक्सियन ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है। जी मैक्सियन ने रिलाइव डैन खाया और अपनी अधिकांश ताकत वापस पा ली। वह चेन जियांग के पीछे चलने के लिए खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए हत्यास्थल की ओर चला गया। किलिंग एरे अभी भी झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड पर पागलपन से हमला कर रहा था। इसकी ताकत पहले जितनी मजबूत नहीं थी और अब किलिंग एरे चेन जियांग के नियंत्रण में था। झाओ ये प्रोफाउंड के सामने चलते हुए चेन जियांग मुस्कुराए। जब झाओ ये प्रोफाउंड ने अपना छोटा चेहरा और उसके पीछे आज्ञाकारी जी मैक्सियन को देखा तो उसकी और फैंग जे प्रोफाउंड दोनों की आंखें आग उगल रही थीं। हालांकि जी मैक्सियन नश्वर क्षेत्र की स्वर्गीय बेटी थी, वह आकाश में भी बहुत ऊपर थी। इसके अलावा वे बता सकते थे कि जी मैक्सियन बहुत आज्ञाकारी थे। तस्क तस्क, मिस हेवनली मेडेन, आप अभी बहुत दुखी लग रही हैं। आपने ऐसा कैसे किया? चेन जियांग हत्या करने वाले दस्ते से लगभग 10 फीट दूर खड़ा था और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट कर रहा था। झाओ ये प्रोफाउंड कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बिजली उसके घावों से भरे शरीर पर गिरी, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। ये हत्यारी सरणी सामान्य नहीं थी, इसके अलावा अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा थी जिसका उपभोग नहीं किया गया था। केवल चेन जियांग ही इस हत्यारी सरणी को सक्रिय कर सकता था, क्योंकि इन सरणी संरचनाओं को सक्रिय करने के सभी तरीके पत्थर की गोली के अंदर थे। हालांकि जी मैक्सियन की चोटें बहुत बेहतर थीं, फिर भी उन्होंने उसके दिल में एक डर छोड़ दिया। अभी अभी वह इस हत्या की सरणी में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर वह उत्सुकता से अपने दिव्य कपड़ों को अवरुद्ध करने के लिए नहीं छोड़ती, भले ही वह मर न जाए, वह अभी भी अंदर पीड़ित होगी। ये 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की शक्ति थी। बेतरतीब ढंग से एक छोटी हत्या की सरणी स्थापित करने से स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर के सभी रैंकर्स को मौत के घाट उतार दिया जा सकेगा। उसने महसूस किया कि केवल अपनी चरम शक्ति के साथ ही वह संहारक सेना की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम होगी। चेन जियांग, झाओ ये प्रोफाउंड गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह केवल यही शब्द कह सकी और बैंगनी बिजली के एक भयानक बोल्ट की चपेट में आ गई।
फैंग जिप्रोफाउंड को सबसे मजबूत हमला मिला था। ये चेन जियांग द्वारा जानबूझकर किया गया था। झाओ जिप्रोफाउंड और फैंग जिप्रोफाउंड दोनों हत्या के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने गार्ड को निराश करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत स्वर्ग के पुत्र को रिहा नहीं किया। और स्वर्गीय लड़की, उसे मत मारो, तुमने वादा किया था। जी मैक्सियन ने देखा कि झाओ जिप्रोफाउंड लगभग अपनी सीमा पर था और उत्सुकता से कहा। इस समय झाओ जिप्रोफाउंड मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। वह तुरंत चिल्लाया नहीं, वह पहले ही हत्यारी सरनी द्वारा छोड़ी गई भयानक बिजली की चपेट में आ गया था, जिससे वह बेहोश हो गया था। हालांकि ये नाजुक और सुंदर स्वर्गीय पुत्र कई अनुभवों से गुजरे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ था। अपमान और दर्द झेलते झेलते बेहोश हो जाना उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। मुझे पता है, लेकिन आपको इन दोनों की ताकत का पता होना चाहिए। मैं अभी नहीं रुक सकता, इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि उनमें वापस लड़ने की ताकत न हो। चेन जियांग बेहद सतर्क थे। उन दोनों पर स्वर्ग का अनुग्रह था और उनके पास शक्तिशाली खजाना भी हो सकता था। उन्होंने लॉन्ग जुएई को पहले ही इन दोनों लोगों के डेंटियन की जांच करने के लिए कहा था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये दोनों लोग अब अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकें। जब जी मैक्सियन ने झाओ जिप्रोफाउंड को देखा तो उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उसकी आंखें मार सकती थीं, लेकिन झाओ जिप्रोफाउंड पहले ही लाखों टुकड़ों में बंध चुका था। तुम सच में उससे नफरत करते हो, ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझसे पहले नफरत करते थे। चेन जियांग जोर से हंसा, जमीन पर बैठ गया और जमीन पर जले हुए दो लोगों को देखा। आप नहीं जानते कि इस फूहड़ ने मुझे कितनी बार थप्पड़ मारा। एक बार जब वह नीचे आएगी तो पूरी वाइट सी इंपीरियल भूमि उसके हाथों में होगी। मैं उसकी नज़र में कुत्ते से भी तुलनीय नहीं हूँ। वह थप्पड़ मारेगी जब भी वह चाहे मेरा चेहरा। जी मैक्सियन जितना अधिक बोलते थे, उन्हें उतना ही गुस्सा आता था। उसका सीना भयंकर रूप से धधक रहा था। वह अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझसे इतना नाराज हैं। मैं आपकी बात सुनकर पहले से ही बहुत क्रोधित हूँ। आपने वास्तव में मेरी छोटी नौकरानी को इस तरह मारने की हिम्मत की। चेन जियांग की भौहें तन गईं और फिर बेहद सौम्य तरीके से उसने जी मैक्सियन के खूबसूरत चेहरे को सहलाया। यहाँ तक कि मैं भी उसे मारने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन यह औरत मुझे कई बार मार चुकी है। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं उन्हें पूरी तरह से पनगु बनाना चाहता हूँ तो मुझे उनकी हेवन पिल निकालनी होगी। जी मैक्सियन ने कहा। स्वर्ग की गोली। चेन जियांग पहले भी काओमू स्वर्गीय डैन के साथ विलीन हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव शरीर में ऐसी चीज होगी। 9वें क्लेश पर काबू पाने के बाद स्वर्ग क्षेत्र के लिए उड़ान भरें। उड़ान भरने के बाद बड़ी मात्रा में अमर ऊर्जा को अवशोषित करें और अपने शरीर में इनेट क्यूई को एक गोली में संघनित करें। सभी अमर लोगों के पास ऐसी चीज होती है, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो स्वर्गीय गोली जल्दी नष्ट हो जाएगी, जी मैक्सियन ने कहा। उनके शरीर में स्वर्गीय कोर अभी भी बहुत मजबूत हैं, वे बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हैं। बात बस इतनी है कि उनके शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, उनकी आत्माएं भी बहुत मजबूत हैं, उनके पास शक्तिशाली खजाने हैं जो उनकी आत्माओं की रक्षा करते हैं। बेशक, जब तक आत्मा और स्वर्गीय गोली अभी भी वहां है, ये जीवित होने के बराबर है। जब तक औषधीय गोली वहां है, शारीरिक शरीर का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जी मैक्सियन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि इस हत्या समूह के लिए उनके हेवन पिल्स, उनकी आत्माओं को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा और हेवन पिल्स के पास उनकी रक्षा के लिए शक्तिशाली अमर खजाने हैं। क्या ये ठीक नहीं होगा अगर हम उनकी स्वर्गीय गोलियां निकाल दें? चेन जियांग ने कहा। नहीं, आपने काओमू स्वर्गीय डैन को पहले देखा है, उनकी आत्माएं स्वर्गीय कोर के अंदर हैं। जब तक आप इस हत्या को रोकते हैं, उनका स्वर्गीय कोर बाहर कूद जाएगा और भाग जाएगा। उनकी स्वर्ग गोलियों में निहित शक्ति उससे कहीं अधिक मजबूत है। काओमू स्वर्गीय डैनेस, अगर वे भाग जाते तो उन्हें पकड़ना मुश्किल होता, जी मैक्सियन ने कहा। चेन जियांग ने अचानक भविष्य में अपनी स्थिति के बारे में सोचा। उनके डेंटियन में 5 जानवरों की मूर्ति और ताइजी यिन और यांग मानचित्र का एक सेट था। क्या वह हेवन पिल को गाढ़ा कर पाएगा? वे बेहोश नहीं हुए। चेन जियांग ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और झाओ जिप्रोफाउंड और फैंग जिप्रोफाउंड की ओर देखा। उनकी चेतना अभी भी वहीं है। हम बाहर से आने वाली आवाज़ें सुन सकते हैं। बात बस इतनी है कि उनके भौतिक शरीर अब पर्याप्त नहीं हैं। जी मैक्सियन ने उत्तर दिया। चेन जियांग ने अपनी थोड़ी को छुआ और हंसा। तो इसका मतलब है कि सभी स्वर की गोलियां उनकी आत्माओं द्वारा संचालित होती हैं। जी मैक्सियन ने सिर हिलाया। उसने अचानक अनुमान लगाया कि चेन जियांग क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्हें मारना बहुत मुश्किल है, खासकर अब जबकि वे सतर्क हैं। यदि आप उन्हें तब नहीं मारते हैं जब वे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो आप एक ही वार से उनके स्वर्गीय कोर को चकनाचूर कर सकते हैं। जी मैक्सियन ने कहा, लेकिन आपको बस उनकी आत्माओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। चेन जियांग स्वर्ग गोली के अंदर आत्मा को नियंत्रित करने के लिए आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करना चाहता था।
उस आदमी की आत्मा को खा जाओ, फिर अस्थायी रूप से स्वर्गीय दान रखो। वह एक शुद्ध शक्ति है। बाई यूयू ने कहा। जब चेन जियांग ने आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का प्रयोग किया तो उसने ऐसा उससे 10 फीट से अधिक दूर किया। इसके अलावा उसे हत्या के दायरे में घुसने और फैंग जी प्रोफाउंड की आत्मा को निगलने के लिए डिवोरिंग मैजिक कुंफू के साथ सहयोग करने की भी आवश्यकता थी। परेशान न होने के लिए चेन जियांग ने इन 2 शैतानी कलाओं का भरपूर प्रदर्शन किया और हवा के माध्यम से फैंग जी प्रोफाउंड की आत्मा को निगल लिया। लगता है इस बार मेरी आत्मा बहुत मजबूत हो गई है, चेन जियांग अपने दिल में उत्साहित महसूस कर रहा था। वह फैंग जी प्रोफाउंड की शक्तिशाली आत्मा को महसूस कर सकता था और वह फैंग जी प्रोफाउंड को उसे कोसते हुए भी सुन सकता था। फैंग जी प्रोफाउंड की आत्मा वर्तमान में हत्या समूह से आत्मा के हमले का विरोध कर रही थी और अब जब चेन जियांग ने प्रवेश करने का अवसर जब्त कर लिया था तो वह आसानी से फैंग जी प्रोफाउंड की चेतना को मिटा सकता था। उसके बाद वह अपनी आत्मा को निकालेगा और उसे अपनी चेतना के समुद्र में समाहित कर लेगा, जिससे उसकी आत्मा को स्थिति को संभालने की अनुमति मिल जाएगी। एक का निपटारा करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हत्यारी संरचना में आत्मा पर भी हमला होगा। चेन जियांग हंसे और फिर झाओ ये प्रोफाउंड पर अपना हमला शुरू कर दिया। फैंग जी प्रोफाउंड का काम पूरा हो गया था, लेकिन उसके पास अभी भी एक स्काई पिल थी जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी। अब झाओ ये प्रोफाउंड की बारी थी। चेन जियांग ने जी मैक्सियन से वादा किया था कि वह इस महिला को उसके पास छोड़ देगा ताकि वह झाओ ये प्रोफाउंड को निगल न सके। उस समय जी मैक्सियन एक अचेतन शरीर से बदला लेगा और वह निश्चित रूप से अपनी नफरत को व्यक्त नहीं कर पाएगा। हालांकि वह झाओ ये प्रोफाउंड के हेवन पैलेट को सील कर सकता था और जब तक वह हेवन पैलेट का उपयोग करने में असमर्थ था वह काओमू हेवनली डैंग की तरह जमीन में ड्रिल करने में सक्षम नहीं होगा। जब तक मैं उसके हेवनली डैंग को सील कर देता हूं, मैं हत्या की श्रृंखला को रोक सकता हूं और उसे बाहर निकाल सकता हूं। चेन जियांग की भौहों के बीच से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके मन को मुक्त कर दिया। इसने अपने मन का उपयोग झाओ ये प्रोफाउंड के हेवन पैलेट पर प्रतिबंध उकेरने के लिए किया, जिससे उसके हेवन पैलेट की शक्ति कैद हो गई। जी मैक्सियन ने अपनी जैद मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह अपना बदला लेगी। चेन जियांग, तुम घृणित व्यक्ति, तुम क्या कर रहे हो? ये झाओ ये प्रोफाउंड की आत्मा चिल्ला रही थी। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, नीच व्यक्ति, क्या तुम नीच नहीं हो? उस काओमू स्वर्गीय डैंग को स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा चुराया गया था, लेकिन तुम लोग मुझे मारकर उसे छीनना चाहते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो हम पहले ही ऐसा कर चुके होते। दूसरे लान पर्वत पर भेज दिया गया है और हो सकता है कि वह पहले ही जा चुका हो। उन्होंने चमकदार नीली हेवन पैलेट पर कुछ स्पिरिट अनाज उकेरने के लिए अपने फाली का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह एक स्पिरिट ग्रेन था जो हेवन पैलेट के अंदर की शक्ति को सील कर सकता था। ये झाओ ये प्रोफाउंड वास्तव में सरल नहीं था। उसके शरीर में पहले से ही एक नीले रंग की बर्फ की आत्मा थी और एक इन मेरिडियन, एक विशेषज्ञ जो बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग करता था। चेन जियांग को झाओ ये प्रोफाउंड के हेवनली पैलेट की शक्ति को सफलतापूर्वक सील करने में 6 घंटे लगे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिक सका और अधिकतम 3 दिनों तक ही टिकेगा। यदि झाओ ये प्रोफाउंड का शरीर ठीक हो जाता है तो वह सील को तेजी से तोड़ सकती है। चेन जियांग ने फैंग जी प्रोफाउंड को पकड़ लिया और जी मैक्सियन हत्या समूह से बाहर चले गए। झाओ ये प्रोफाउंड का पूरा शरीर घायल हो गया था, लेकिन हत्या की श्रृंखला छोड़ने के बाद आकाश और पृथ्वी की आभा उसके शरीर में बढ़ गई थी, जिससे उसके घावों को पोषण मिला। चेन जियांग ने अपने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को बुलाया और इसे एक छोटे खंजर में बदल दिया। उसने फैंग जी प्रोफाउंड के पेट को चीरा और एक सफ़ेद मोती निकाला जो अंडे जितना बड़ा था। जब झाओ ये प्रोफाउंड और जी मैक्सियन ने यह दृश्य देखा तो उन्हें अजीब लगा, विशेष रूप से झाओ ये प्रोफाउंड। अगर उसकी स्वर्ग की गोली निकाल ली गई तो उसकी साधना अपंग हो जाएगी। ये स्वर्ग की गोली है। अंदर की ऊर्जा वास्तव में भयानक है। चेन जियांग ने आह भरी। मैं और मेरी कनिष्ठ बहन पहले ही हमारे हेवन पिल्स को नुकसान पहुंचा चुके हैं और हमारे डेंटियन को हुआ नुकसान बहुत गंभीर है। अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हमें पहले अपने डेंटियन को पुनर्स्थापित करना होगा और फिर हेवन पिल्स को पुनर्जन्म की अनुमति देनी होगी। बाई यूयू ने कहा, स्वर्ग की गोली उन अमर लोगों के लिए शक्ति का स्रोत थी। यदि इसे छीन लिया जाए तो यह एक शक्तिशाली शारीरिक शरीर वाले अपन के बराबर होगा। फुहर, जी मैक्सियन ने झाओ ये प्रोफाउंड को जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि झाओ ये प्रोफाउंड पर बिजली गिर गई थी। आखिरकार वह एक महिला थी और उसे हर कीमत पर अपने खूबसूरत चेहरे की रक्षा करनी थी, और इससे जी मैक्सियन को इसके बारे में वास्तव में अच्छा महसूस हुआ। पाह पाह पाह, जी मैक्सियन के बाएं और दाएं हाथ घूम गए और झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे पर किसी भी थप्पड़ को नहीं सुना, लेकिन झाओ ये प्रोफाउंड का शरीर अभी भी मजबूत माना जाता था और जी मैक्सियन द्वारा इतनी पागलपन से मारने के बाद वह वास्तव में केवल थोड़ा लाल हो सकता था। बेशक जी मैक्सियन ने कभी भी उस खूबसूरत चेहरे को टुकड़े टुकड़े करने की योजना नहीं बनाई थी, अन्यथा वह भविष्य में ऐसा करने में सक्षम नहीं होती। झाओ ये प्रोफाउंड इस समय अपने दांत पीस रहा था, उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं।
जी मैक्सियन उसे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह उसके शरीर पर काटे जाने से भी बदतर था। जैसा कि महान स्वर्गीय महिला से उम्मीद की गई थी, उसकी रिकवरी वास्तव में बहुत तेजी से हुई है। जी मैक्सियन का चेहरा उदास और निर्दयी था, क्योंकि उसने झाओ ये प्रोफाउंड का उपहास किया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। आप गद्दार, तुम गद्दार हो, तुम्हारा पूरा परिवार गद्दार है। अगर तुमने पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से मौत दे देता। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतनी आसानी से। जी मैक्सियन इतने गुस्से में थे कि उन्होंने झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे पर अपना पैर पटक दिया, जिससे उन्हें अतुलनीय रूप से अपमानित महसूस हुआ। चेन जियांग ने फैंग जी प्रोफाउंड के शरीर की खोज की। वह देखना चाहता था कि फैंग जी प्रोफाउंड के पास किस तरह का खजाना है, लेकिन अंत में उसे केवल एक भंडारण अंगूठी ही मिली। सुंदरी, तुम उसके साथ क्या करने जा रही हो? मेरी सील उसे ज्यादा देर तक सील नहीं कर सकती। वह शायद 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगी, चेन जियांग ने कहा। जी मैक्सियन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और कहा, मैं चाहता हूं कि वह मेरी दासी बन जाए। इसके साथ ही उसने झाओ ये प्रोफाउंड के फटे हुए कपड़े उतार दिए, जिससे उसका जख्मी जैद शरीर सामने आ गया। चेन जियांग ने सीटी बजाई। हालांकि झाओ ये प्रोफाउंड का पूरा शरीर घायल हो गया था, लेकिन अभी वह विशेष रूप से सुंदर लग रहा था। उसके शरीर पर घाव जगह से बाहर नहीं लग रहे थे। उसका थका हुआ चेहरा अपमान और क्रोध से भरा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। जी मैक्सियन ने एक इमेज क्रिस्टल निकाला, जिसमें झाओ ये प्रोफाउंड द्वारा उसके द्वारा तबाह किए जाने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया। जब झाओ ये प्रोफाउंड को पता चला कि यह इमेज क्रिस्टल है, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। वह भी हिल नहीं सकती थी। वह केवल जी मैक्सियन को अपनी इच्छानुसार कार्य करने दे सकती थी। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जी मैक्सियन ने झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे पर मुक्का मारा। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और हंसे। इस छोटी नौकरानी में मेरा आचरण है, अब तुम मुझे एक दासी के रूप में भी लेना चाहते हो? तो क्या ये झाओ ये प्रोफाउंड मेरी छोटी सी नौकरानी नहीं है? दिलचस्प, हाँ। जी मैक्सियन अब इतने गुस्से में थे कि चेन जियांग को भी डर लग रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये समझ में आया। पहले उसे चेन जियांग द्वारा एक महिला दास के रूप में लिया गया था, और बाद में झाओ ये प्रोफाउंड द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पीटा गया। वह इतने लंबे समय तक सहती रही, लेकिन अब जब उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला तो उसे स्वाभाविक रूप से खुश होना पड़ा। छोटी कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, जी मैक्सियन, वास्तव में एक नश्वर प्राणी हूँ? जब मैं स्वर्गलोक में एक सर्वशक्तिमान प्राणी था, तब तुम्हारे पूर्वजों की 18 पीढ़ियों का जन्म भी नहीं हुआ था। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे धमकाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें जीवन भर गुलाम बनाऊंगा और आज्ञाकारी रूप से मास्टर सेवक अनुबंध जारी करूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे छोटे से चेहरे पर दाग लगा दूंगा, जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ ये प्रोफाउंड भी बहुत जिद्दी थी। हालांकि कुछ समय पहले जी मैक्सियन द्वारा रौंद दिए जाने के बाद वह अपमान और क्रोध से भरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अचानक वह पागलों की तरह हंसी, उफ़, अपनी तुच्छ शक्ति से यह मत सोचो कि तुम मेरी शक्ल बिगाड़ सकते हो। जी मैक्सियन ने झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे को थपथपाया और ठहाके लगाकर हंसने लगी। लगता है ये चेहरा तुम्हारी कमजोरी है। ऐसा लगता है ये चेहरा तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। जैसे ही उसने कहा, उसका जैद जैसा हाथ झाओ ये प्रोफाउंड की छाती पर फिसल गया, जिससे वह खाली आंखों से देखने लगा। ये पहली बार था जब उसने किसी महिला को किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते देखा था। झाओ ये प्रोफाउंड ने अपना सिर ऊंचा उठाया। उसके शरीर पर घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। हालांकि उसका कोई वंश नहीं था, लेकिन ऐसा कर पाना पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। मुझे ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वर्ड उधार दो। जी मैक्सियन ने चेन जियांग की ओर देखा और अपना जैद हाथ बढ़ाया। चेन जियांग ने अपने हाथ में मौजूद खंजर जैसी दिखने वाली दिव्य तलवार को जी मैक्सियन के हाथों में फेंक दिया। अब उसने जी मैक्सियन को इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, ताकि जी मैक्सियन इसे अपने हाथों में पकड़ सके। जी मैक्सियन ने डिवाइन ब्लेड का छोटा संस्करण पकड़ रखा था और झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे पर धीरे धीरे वार करने के लिए ब्लेड के पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया। दिव्य ब्लेड के अंदर की शक्ति को महसूस करते हुए उसका शरीर कांपने लगा, मानो ब्लेड टोफू की तरह उसके चेहरे को काट सकता है। वास्तव में आप अपने इस चेहरे को संजोते हैं और इसे गुस्सा दिलाने के लिए आपने कुछ शक्तिशाली दिव्य वस्तुओं का भी उपयोग किया है। मेरी वर्तमान शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको इस ब्लेड की शक्ति को अच्छी तरह से जानना चाहिए। जी मैक्सियन ने अपने होंठ भींच लिए। उसका स्वर बेहद भयावह और डरावना था। पहली बार जब चेन जियांग उससे मिली थी तो उसने अपना चेहरा ढकने के लिए बहुरंगी रोशनी का इस्तेमाल किया था। उसने महसूस किया कि उसका साफ सुथरा शरीर कुछ ऐसा नहीं था जिसे ये नश्वर लोग देख सकें, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह से उस आदमी के सामने आ गया था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी।
इसके अलावा उसे एक दुर्भावनापूर्ण महिला द्वारा दुलार किया जा रहा था। मुझे लगता है कि उसने अपनी त्वचा को बहुत मोटा बनाने के लिए एक शक्तिशाली ईश्वरीय तकनीक विकसित की है, इतना कि उसे केवल ईश्वरीय ब्लेड से ही काटा जा सकता है। चेन जियांग हंसा। उसकी आंखें झाओ ये प्रोफाउंड के सुडौल शरीर पर घूम रही थीं, जिससे झाओ ये प्रोफाउंड उसे खोदकर उस पर पैर रखना चाहता था। हालांकि उसके शरीर पर कुछ निशान थे, लेकिन इससे दृश्य प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा इसने उसके शरीर में कुछ अजीब सुंदरता जोड़ दी। जी मैक्सियन ने झाओ ये प्रोफाउंड का जिद्दी चेहरा देखा और चिल्लाया, मैं 2 तक गिनूंगा, अगर आपने मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया तो मैं आपके चेहरे को 10 बार काट दूंगा। और फिर मैं आपके विकृत रूप की घोषणा करूंगा स्वर्ग क्षेत्र, साथ ही वह छवि क्रिस्टल जो पूरे स्वर्ग क्षेत्र में घूमेगा। एक ब्लेड की तेज नोक पहले से ही झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे के करीब थी। उसने अपने होठों को कसकर काटा और उसकी भौहों के बीच से लाल रोशनी की एक गेंद निकली जो एक भंवर में बदल गई। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस तरह वह तब तक जीवित रह सकती थी जब तक उसे वापस लौटने का मौका मिलता, वरना न केवल वह मर जाती बल्कि उसकी बदसूरत स्थिति पूरे स्वर्ग क्षेत्र में फैल जाती, जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। जी मैक्सियन और झाओ ये प्रोफाउंड ने मास्टर सेवक अनुबंध स्थापित करने के बाद वे अचानक धीरे से मुस्कुराए। इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान 100 फूलों की तरह खिल गई। ये सर्दियों में सूरज की तरह गर्म और मोहक थी, पहले की शैतानी नज़र से बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि झाओ ये प्रोफाउंड भी ये देखकर अचंभित रह गया। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि जी मैक्सियन भी उसकी तरह ही एक सुंदर महिला है। उसने उसे केवल इसलिए प्रताड़ित किया था क्योंकि वह पहले जी मैक्सियन से ईर्ष्या करती थी। छोटे झाओ, अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना? आपको मेरी अवज्ञा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जी मैक्सियन ने बर्फ सफ़ेद लंबी स्कर्ट का एक सेट बदल लिया था और इसे चेन जियांग के सामने भी बदल दिया गया था, जो उन्हें यह महसूस हुआ कि चेन जियांग और चेन जियांग के बीच संबंध सामान्य नहीं थे। चेन जियांग अपने हाथ में छोटी दिव्य ब्लेड से खेलता था। उसकी आंखें पहले के चोर के विपरीत सितारों की तरह चमकीली थीं। झाओ ये प्रोफाउंड ने बर्फ की सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी थी जो जी मैक्सियन ने उसे दी थी, और उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था। वह बहुत विनम्र लग रही थी, यहाँ तक कि एक महिला दास की तुलना में भी अधिक। इसके अलावा उसने बदला लेने के बारे में अचानक सोचने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा अनुबंध की प्रतिक्रिया के कारण उसके सिर में बहुत दर्द होगा। छोटी नौकरानी, देखो वह कितना समर्पित है। मेरे सामने तुम्हारा चेहरा कभी भी एक महिला दास जैसा नहीं होता। चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए फैंग जी प्रोफाउंड की स्टोरेज रिंग के साथ खेलते हुए कहा। झाओ ये प्रोफाउंड हैरान रह गई। उसने चेन जियांग और उसके बीच के रिश्ते का अंदाजा लगा लिया था। उनके बीच कई तरह के रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जी मैक्सियन वास्तव में चेन जियांग की महिला दास थी। चेन जियांग के चेहरे पर मुस्कान देखकर झाओ ये प्रोफाउंड हैरान रह गए। उसे संदेह था कि चेन जियांग ने जी मैक्सियन को उस समय महिला दास बनने के लिए मजबूर किया था। अब हम सब एक ही पक्ष में हैं, जो चाहो करो। चेन जियांग हंसे। उन्हें पता था कि जी मैक्सियन का गुस्सा शांत हो गया था। झाओ ये प्रोफाउंड अमर महिला दास के साथ उसे नियंत्रित करते हुए वह चेन जियांग की तुलना में बहुत बेहतर महसूस करेगी। जी मैक्सियन ने धीरे से नाक से कुड़ी। हालांकि वह अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि वह एक महिला दास बन गई है, लेकिन अब उसे चेन जियांग से इतनी नफरत नहीं थी। कम से कम चेन जियांग ने उसे स्वीकार करने के बाद उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाईं। चेन जियांग ने एक जेड बोतल निकाली और उसे जी मैक्सियन को सौंप दिया। इसे उसके घावों पर लगाओ और उसे जल्दी ठीक होने दो। बिजली और हत्या की आग से लगी चोटें इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी। जी मैक्सियन ने और कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने कब्जे में लेने के बाद उन्होंने तुरंत झाओ ये प्रोफाउंड को अपने कपड़े उतारने में मदद की और चेन जियांग बहुत सचेत रूप से घूम गया, जिससे जी मैक्सियन और झाओ ये प्रोफाउंड दोनों धीरे से खर्राटे लेने लगे। उन्होंने मन ही मन उसे शाप दिया। अब जबकि झाओ ये प्रोफाउंड जी मैक्सियन की दासी थी, उसे पूरा भरोसा था कि वह स्वर्ग की गोली पर लगी सील को हटाने में उसकी मदद कर सकता है। हालांकि वह अभी भी थोड़ी घायल थी, इसलिए उसे ठीक करने के लिए जी मैक्सियन ने उसे खून का एक बड़ा कटोरा दिया। चेन जियांग हंसे बिना नहीं रह सके। पिछली बार जब मैंने उसे अपनी दासी के रूप में रखा था तो उसने मेरे खून की एक बड़ी बोतल भी पी ली थी, और अब आप भी अपनी चोटों से उबरने के लिए उसका खून पीते हैं। जी मैक्सियन के खून में वास्तव में एक विशेष प्रकार की शक्ति थी जो उसके शरीर की शीघ्र मरम्मत कर सकती थी। हालांकि उसके लिए ये समझना और भी मुश्किल हो गया था कि जी मैक्सियन के पास ये खून था और उसे अपनी चोटों से उबरने के लिए चेन जियांग का खून पीने की भी आवश्यकता होगी। आपको वास्तव में अपने चेहरे की सुरक्षा करना बहुत पसंद है। इसे छूना बहुत अच्छा लगता है। चेन जियांग ने झाओ ये प्रोफाउंड के खूबसूरत चेहरे को प्यार से सहलाया। उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। झाओ ये प्रोफाउंड वास्तव में बाहर निकलना चाहता था। चेन जियांग उसका स्वामी नहीं था, लेकिन वह उसका स्वामी था। वह केवल अपना सिर झुका सकती थी और अपने दिल में नाखुशी को दबा सकती थी।
उदास मत होइए, आपके गुरु की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। वह उस समय की यूई अमर परी है और उसने अभी अभी खेती शुरू की है। भविष्य में वह निश्चित रूप से स्वर्गलोक में फिर से चमकेगी। जब तक आप उसकी अच्छी सेवा करो, वह तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगी। चेन जियांग अपना हाथ पीछे हटाने के लिए बेहद अनिच्छुक था। वह उसके शरीर के अन्य हिस्सों का परीक्षण करना चाहता था क्योंकि झाओ ये प्रोफाउंड के जैद चेहरे को छूना वास्तव में आसान था। ये अमर परी, क्या वह मरी नहीं थी? क्या ये सच है? झाओ ये प्रोफाउंड ने हैरानी से जी मैक्सियन को देखा। हालांकि ये अमर परी कई साल पहले एक प्रसिद्ध व्यक्ति थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। क्या आप इस पर विश्वास न करने का साहस करते हैं? जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा। ये जानने के बाद कि वह अभी भी स्वर्गलोक में बहुत प्रसिद्ध थी, उसके शरीर में गर्व की लहरें दौड़ गईं। जी मैक्सियन ने चेन जियांग से कहा, अब जब व्हाइट सी इंपीरियल लैंड पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, तो आप व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? झाओ ये प्रोफाउंड श्वेत सागर शाही भूमि का प्रभारी व्यक्ति था, लेकिन उसे जी मैक्सियन की बात सुननी पड़ी और जी मैक्सियन को चेन जियांग की बात सुननी पड़ी। सबसे पहले, सुपर मार्शल स्कूल पर हमला मत करो। दूसरे, तुम लोग ये दिखावा करते रहो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तीसरे, तुम सभी को व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में रहना होगा और मेरी व्यवस्थाओं का इंतजार करना होगा। चेन जियांग ने गंभीर स्वर में कहा, ऊपर से मिले आदेश के मुताबिक मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। मुझे जल्द ही स्वर्गलोक लौटना होगा। झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा। वह पहले ही डाकू जहाज पर चढ़ चुकी थी और केवल आज्ञा मान सकती थी। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको सुंदर देवी को उसकी स्थिति मजबूत करने में मदद करनी होगी। हम भविष्य में स्वर्गलोक भी जाएंगे और कौन जानता है कि आप कब जाएंगे यहाँ उतरें। उद्धरण चिन्ह, हम भविष्य के बारे में बात करेंगे। आइए कुछ देर और आराम करें। अपनी स्थिति को समायोजित करने के बाद हम अगले लान माउंटेन की ओर चलेंगे। अभी झाओ ये प्रोफाउंड किसी और की गुलाम थी। उसे लगा कि अच्छी बात सिर्फ यही है कि वह यहाँ नहीं फंसेगी। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में उसकी ताकत और स्थिति के साथ यह उसके लिए बहुत काम की होगी। चेन जियांग उसे मरने नहीं देगा। अभी जो सबसे अच्छे मूड में थी वह जी मैक्सियन थी। उसने मालिक होने का आनंद अनुभव किया था। पहले झाओ ये प्रोफाउंड ने उसे हर संभव तरीके से तंग किया था, लेकिन अब उसे आज्ञाकारी होना सिखाया गया था और वह एक आज्ञाकारी नौकर बन गई थी। जी मैक्सियन ने महसूस किया कि यह उस समय स्वर्ग क्षेत्र में दुनिया पर शासन करने में सक्षम होने की भावना थी और यह और भी बेहतर लगा। उस समय झाओ ये प्रोफाउंड जैसी महिला दास को ढूंढना उसके लिए आसान नहीं था। मुझे स्वर्ग क्षेत्र के बारे में बताएं। क्या आपने इंपीरियल फेदर रेस के बारे में सुना है? जी मैक्सियन ने एक प्रकार का अमर झरने का पानी पिया जिसे झाओ ये प्रोफाउंड ने निकाला, जिससे उसे बहुत ही सुखद स्वाद मिला। पहली बार जब चेन जियांग ने स्वर्ग क्षेत्र से आए अमर झरने के पानी का स्वाद चखा तो उसे यह बार बार याद आया। उन्होंने झाओ ये प्रोफाउंड से और अधिक मांगा और अक्सर रिंग में मौजूद 3 महिलाओं को दे दिया। इंपीरियल फेदर रेस ये स्वर्ग क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हालांकि यह पिछले 1000 सालों में ही प्रकट हुई है, लेकिन ये लंबे समय से अस्तित्व में है। ये पहले बहुत ही गुप्त थी और अब बहुत से लोग इस जगह के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं, लेकिन हम प्राचीन शक्तियां इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उसका दिल संदेह से भर गया था। जब यूई अमर परी गायब हो गई तो वह इंपीरियल फेदर रेस अभी भी प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन जी मैक्सियन को अभी भी इसके बारे में पता था। जी मैक्सियन एक यूई अमर परी थी और अब भी वह बहुत संदिग्ध थी। स्वाभाविक रूप से उसने जी मैक्सियन से अधिक विस्तृत चीजों के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। आप इंपीरियल फेदर रेस के बारे में कितना जानते हैं? जी मैक्सियन की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका दिल नफरत से भर गया था। उस समय यह इंपीरियल फेदर रेस थी जिसने उसके साथ ऐसा किया था। झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा, इंपीरियल फेदर रेस का पितामह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली पक्षी जानवर है। हम नहीं जानते कि यह वास्तव में किस प्रकार का पक्षी जानवर है, और इंपीरियल फेदर रेस के कई मजबूत योद्धा जानवर हैं। इसके अलावा इंपीरियल फेदर रेस के तहत कई बड़ी, मध्यम आकार की और छोटी ताकतें हैं जो मनुष्यों द्वारा स्थापित की गई हैं। स्वर्ग क्षेत्र बहुत बड़ा था और ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर 9 स्वर्ग थे। स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर सबसे निचले स्तर के 10 क्षेत्र थे और फिर 9 दिन थे। यह एक बहुत बड़ी, उच्च श्रेणी की दुनिया थी जिसके ऊपर कई शक्तियां थीं। ये निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। 10 शक्तियां। जी मैक्सियन ने थोड़ी सी नाराजगी जताई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग क्षेत्र इतनी तेजी से बन जाएगा। और फायर डिवाइन पैलेस सभी शीर्ष 10 शक्तियों का हिस्सा हैं। जाओ, ये प्रोफाउंड ने फिर कहा। शैतान को दबाने वाला दिव्य महल और अग्नि में दिव्य महल वास्तव में बहुत मजबूत थे। चेन जियांग बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल को शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय जैसे एक अजीब व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। फायर डिवाइन पैलेस ने कई वर्षों तक हर जगह फायर सोल को लूटा था। इसका उपयोग बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय अल्केमिस्टों की भर्ती या पोषण के लिए किया था।
यह न केवल अपनी आग की लपटों के लिए प्रसिद्ध शक्ति थी, बल्कि यह एक बड़ा कीमिया उद्योग भी था। चेन जियांग के हाथों में पवित्र शैतान दमनकारी मुहर थी। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो शैतान दमनकारी दिव्य महल के हॉल मास्टर के पास होना चाहिए। अपने हाथों में पवित्र शैतान दमनकारी मुहर के साथ वह उन शक्तिशाली तकनीकों को सीख सकता था जो शैतान दमनकारी स्वर्गीय पूज्यवर ने उसे दी थी, और वह एक हॉल मास्टर बन सकता था। क्या आपने इंपीरियल ड्रैगन रेस के बारे में सुना है? चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई की ओर से यही पूछा था। झाओ ये प्रोफाउंड ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर एक किंवदंती है। 9वें स्वर्ग के ऊपर एक ड्रैगन घाटी है। बहुत शक्तिशाली ड्रैगन का एक समूह वहां इकट्ठा होता है। वह इंपीरियल ड्रैगन रेस का ड्रैगन घोंसला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ड्रैगन अभी भी इतने कम प्रोफाइल होंगे। उनका इरादा 9 हेवंस और 10 अर्थ को नियंत्रित करने का नहीं है, जी मैक्सियन ने कहा। लॉन्ग जुएई ने छिपे हुए ड्रैगन रिंग के भीतर से बड़बड़ाते हुए कहा, कायरों का एक समूह महानता कैसे प्राप्त कर सकता है? मूर्ख ड्रैगन का वह समूह मेरे अद्वितीय ड्रैगन सम्राट के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। इस सम्राट के नेतृत्व के बिना वे सिर्फ कीड़ों का एक समूह हैं। चेन जियांग ने फैंग जे प्रोफाउंड की स्टोरेज रिंग ली और आह भरी, शक्तिशाली ब्रिलियंट सन ड्रैगन बोट अंदर है। यह अफसोस की बात है कि इस स्टोरेज रिंग पर उसकी आत्मा की छाप है। ऐसा लगता है कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। झाओ ये प्रोफाउंड ने सोच समझकर स्टोरेज रिंग को देखा। यदि जी मैक्सियन उससे बहुत अधिक नफरत नहीं करती तो उसे फैंग जे प्रोफाउंड के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ता। हालांकि वह अब जी मैक्सियन की महिला दासी थी, जी मैक्सियन ने उसकी भंडारण अंगूठी नहीं छीनी। फैंग कबीले में फैंग जे प्रोफाउंड की स्थिति कम नहीं है और वह मुझसे भी छोटा है। अगर उसे थोड़ा और समय दिया जाए तो वह देर सबेर मुझसे आगे निकल जाएगा। उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर की चीजें बिल्कुल भी सरल नहीं हैं। झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा, छोटी सी नौकरानी, मुझे अब और मत भड़काओ। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी। लॉन्ग जुएई ने कहा, चूंकि आपने फैंग जे प्रोफाउंड की आत्मा को खा लिया है और आपके पास फैंग जे प्रोफाउंड की हेवन पैलेट भी है, आप स्टोरेज रिंग से कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत हेवन पैलेट बाहर निकाल लिया। उसने इसे आजमाने की योजना बनाई क्योंकि उसकी चेतना के समुद्र में अभी भी फैंग जे प्रोफाउंड की शेष आत्मा शक्ति थी। जब तक वह फैंग जे प्रोफाउंड की चेतना की नकल कर सकता है और स्टोरेज रिंग खोल सकता है, स्टोरेज रिंग स्वयं नष्ट नहीं होगी। अमर गोलियां, मुझे एक अमर गोली चाहिए। चेन जियांग अब थोड़ा उत्साहित था। वह जोर से हंसा और हेवन पैलेट को कसकर पकड़ लिया, फिर हेवन पैलेट की ऊर्जा को अवशोषित किया और दिव्य दृष्टि बनाने के लिए इसे फैंग जे प्रोफाउंड की आत्मा के साथ मिला दिया। यह आध्यात्मिक भावना उसकी अपनी भावना से भिन्न थी, इसलिए उसके पास भंडारण रिंग के भीतर वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की उच्च संभावना थी। बहुत सी चीजें हैं, मुझे जादुई खजाने के भंडारण के लिए एक जगह दीजिए, मैं पहले वहां पहुंच जाऊंगा। चेन जियांग ने कहा। झाओ ये प्रोफाउंड ने जल्दबाजी में चेन जियांग को एक स्टोरेज रिंग दी। चेन जियांग ने फैंग जे प्रोफाउंड की चेतना को और भी अधिक संक्षेपित किया और फिर फैंग जे प्रोफाउंड के भंडारण रिंग की सभी वस्तुओं को एक ही बार में दूसरे में स्थानांतरित कर दिया। हाँ, यह एक सफलता है। चेन जियांग हंसा जब उसने गिनना शुरू किया कि अंदर क्या था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। स्वर्ग क्षेत्र में भी स्वर्ग स्तर की गोलियों की बहुत कमी है, अमर गोलियों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा फैंग कबीले ने कई सालों से कोई अमर गोली नहीं बनाई है। झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा, ब्रिलियंट सन ड्रैगन बोर्ड खराब नहीं है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। अगर मुझे फैंग कबीले के लोगों द्वारा खोजा गया तो ये परेशानी भरा हो जाएगा। यह एक दिव्य वस्तु है। चेन जियांग ने अपने हाथ में सिकुड़ी हुई सुनहरी रेडियंट सन ड्रैगन नाव को देखा। जैसा कि झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा था, चेन जियांग को कोई भी अमर गोलियां नहीं मिलीं। कुछ यादृच्छिक खजानों के अलावा केवल 10 शाश्वत दान थे और 2 मुट्ठी के आकार के शुद्ध सफेद पत्थर भी थे। चेन जियांग को नहीं पता था कि वे क्या थे, लेकिन इन 2 पत्थरों में बहुत समृद्ध और शुद्ध अमर ऊर्जा थी। यह क्या है? चेन जियांग ने 2 पत्थर निकाले। आकाशीय रत्न उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल से अधिक कीमती हैं। झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा, सिर्फ 2। चेन जियांग ने अपने होंठ मोड़े। यहाँ पहले से ही दिव्य जैड का एक जिन है। यदि आप इसे उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल के बदले बदलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50,000 मिल सकते हैं। यह कोई छोटी राशि नहीं है। झाओ ये प्रोफाउंड ने धीरे से कहा। उसके पास पहले वाला दबंग लुक नहीं था। आखिरकार वह पहले से ही किसी और की महिला गुलाम थी, क्योंकि उसने सत्ता के अनुबंध के डर से अपने मालिक के खिलाफ लापरवाही से जाने की हिम्मत नहीं की थी। चेन जियांग ने पहले स्वर्ग से एक साथी को मार डाला था और 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल प्राप्त किए थे। क्या स्वर्ग लोग चीजें खरीदने के लिए आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करते हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। एक बड़ा नीलामी घर आकाशीय जटाओं का उपयोग करता है, उनमें से अधिकांश आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, जी मैक्सियन ने उत्तर दिया। चेन जियांग अभी स्वर्ग लोग जाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी 9वें क्लेश से दूर था।
ऐसा लगता है कि मैं ब्रिलियंट सन ड्रैगन बोर्ड को केवल नीलामी के लिए स्वर्ग क्षेत्र में ले जा सकता हूँ। चेन जियांग ने चीज़ों को सावधानी से रखा। चलो चलें, मुझे लगता है कि हम सम्राट के मकबरे के करीब हैं। झाओ ये प्रोफाउंड की अभिव्यक्ति बदल गई। सम्राट का मकबरा? तुम सम्राट के मकबरे पर जाना चाहते हो? नहीं, वह जगह बहुत खतरनाक है। शेंग डोमेन के वरिष्ठों ने हमें चेतावनी दी है कि सम्राट के मकबरे में बदलाव हुआ है। जब तक कि वह बहुत मजबूत न हो, वहां पहुंचने पर हम इस बारे में बात करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेन जियांग ने झाओ ये प्रोफाउंड के चेहरे को सहलाया और हंसे। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, क्या मैं जाकर नहीं देख सकता? झाओ ये प्रोफाउंड का चेहरा गंभीर था। उसने चेन जियांग की ओर देखा और कहा, आपके पास केवल ग्राउंड किलिंग है। यदि आप पूर्ण स्वर्ग पृथ्वी किलिंग विधि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सम्राट के मकबरे में प्रवेश करना होगा, ठीक है? चेन जियांग ने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता? स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को रिकॉर्ड करने वाली 1 से ज़्यादा पट्टियां हैं और आप अकेले नहीं हैं जिन्होंने वर्षों में इसे सीखा है। एक पूर्वज था जिसने इसे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में सीखा था, और जब उन्हें आखिरकार यह जगह मिल गई तो वह बाहर आकर सम्राट की कब्र से भी मिल सका। लेकिन उसने उस समय कहा कि यह एक जाल था और सम्राट की कब्र को खोलने के लिए कुछ और बहुत सारी शक्ति की आवश्यकता थी। केवल स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि ही पर्याप्त नहीं थी। झाओ ये प्रोफाउंड, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो उस वरिष्ठ को भी पता नहीं चलेगा। हरा ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड। चेन जियांग ने अपना दिव्य ब्लेड निकाला। मुझे यकीन नहीं है। अगर ऐसा है भी तो इसके लिए बहुत मजबूत क्षमता की आवश्यकता है। झाओ ये प्रोफाउंड सम्राट के मकबरे पर नहीं जाना चाहता था। वह सचमुच चिंतित थी कि वे वहां मर जाएंगे। ये देखकर कि चेन जियांग जाने के लिए दृढ़ था, झाओ ये प्रोफाउंड ने आह भरी। हमारी जांच के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 10,000 से अधिक बार पत्थर की पट्टिका जो स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को रिकॉर्ड करती है, दिखाई दी है। ये सिर्फ इतना है, पिछले 10 में हजारों साल हो गए इसके बारे में कोई खबर नहीं आई। इसलिए जब आपके पास स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि होने की खबर फैली तो कई शक्तियों ने कार्रवाई की, क्योंकि उन्हें लगा कि सम्राट का मकबरा कमजोर हो जाएगा। 10,000 से अधिक बार, सू मियाओ ने चिल्लाकर कहा। सू मियाओ और अन्य लोगों को भी लगा कि यह अकल्पनीय था और यह स्पष्ट था कि इसका कोई न कोई उद्देश्य था। झाओ ये प्रोफाउंड ने अपना सिर हिलाया। लेकिन लगभग 100 या उससे अधिक लोग ही हैं जिन्होंने ग्राउंड किलिंग सीखी है, और वे सभी इन लान माउंटेन पर आने में कामयाब रहे हैं और उन्हें तलाशने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को लाए हैं। एकमात्र जो व्यक्ति वापस लौटने में सक्षम हो सकता है वह हमारे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का वरिष्ठ है। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। चेन जियांग को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, भले ही वह सम्राट के मकबरे में प्रवेश नहीं कर सका, उसे रुकना पड़ा और बाहर से देखना पड़ा। वह दोनों लड़कियों को एक ट्रांसमिशन एरे के अंदर ले आया। यह एक ट्रांसमिशन एरे था जिसे सुरक्षित लान माउंटेन पर टेलीपोर्ट किया जा सकता था। केवल वे लोग ही इसे खोल सकते थे जो शिलालेखों से परिचित थे। ट्रांसमिशन सरणी को ट्रिगर करने के बाद शेर पर्वत में आध्यात्मिक ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। चेन जियांग और 2 लड़कियों ने अपनी आंखों के सामने एक सफ़ेद रोशनी चमकती देखी और वे शेर पर्वत से चले गए। ये लान माउंटेन नहीं है। चेन जियांग ने उजाड़ दृश्य को चारों ओर देखा और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। यह ऐसा था मानो वे किसी बंजर भूमि पर आ पहुंचे हों। उजाड़ पहाड़ कई मील तक फैला रहा और आकाश में 3 चमकीले सूरज लटक रहे थे। सबसे भयावह बात तो ये थी कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का लेशमात्र भी अंश नहीं था। हम सम्राट के मकबरे के करीब हैं। अंत में वे लान माउंटेन केवल लोगों को धोखा देने के लिए यहाँ आए थे और केवल कुछ ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करके वे यहाँ आ सकते थे। सम्राट का मकबरा यहाँ छिपा होना चाहिए। झाओ ये प्रोफाउंड ने भौहें चढ़ाते हुए देखा चारों ओर सावधानी से। क्या यह अति प्राचीन पवित्र भूमि हो सकती है? चेन जियांग उस भयानक जगह के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। लान माउंटेन के ऊपर ट्रांसमिशन एरे केवल एक तरफा ट्रांसमिशन एरे था। जी मिक्सियन ने कहा, ऐसा लगता है कि जब तक हम लान माउंटेन में कदम रखते हैं, अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। चाहे कुछ भी हो, हम अंततः इस स्थान पर पहुंचेंगे। यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई थी और यह स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच थी। झाओ ये प्रोफाउंड ने अपने पीछे टूटे हुए विशाल पर्वत को देखा। जल्दी करो और उसे देखो। देखो कि क्या उन पत्थर की पट्टियों में से कोई है। चेन जियांग घबरा गए और उन्होंने तुरंत स्वर्ग यात्रा पद्धति को सक्रिय करते हुए अपनी दिव्य भावना जारी की। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी आध्यात्मिक भावना आकाश में तैरने लगी। जल्द ही उसने दूर एक हरा भरा क्षेत्र देखा और जिस बात ने उसे उत्साहित किया वह ये थी कि उस हरे भरे क्षेत्र पर एक विशाल लान माउंटेन था। मुझे एक लान माउंटेन मिला। चलो जल्दी करें और देखें। वह 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र हो सकती है। चेन जियांग ने उत्साह से कहा, जल्दी अपना जैद घर बाहर निकालो। झाओ ये प्रोफाउंड ने अपना सिर हिलाया। यहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। इम्मोर्टल हाउस का उपयोग करने से मेरी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो फिर चलो चलें।
चेन जियांग ने निराशा में आह भरी। झाओ ये प्रोफाउंड मुख्य लड़ाकू था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे बहुत थकने नहीं देगा। वे तीनों सिंह पर्वत की ओर भागे। जैसे ही वे 100 मील तक दौड़े, लॉन्ग जुएई और जीमेक्सियन एक ही समय में चिल्लाए, यहाँ कोई है, कोई पास में है। जीमेक्सियन का चेहरा सतर्कता से भरा था। ये लगभग 50 या 60 साल पुराने लोगों का एक समूह है। आप लोगों को बस अपनी सुरक्षा करनी है, बाकी सब छोटी लड़की झाओ पर छोड़ दो। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग और जीमेक्सियन को फुसफुसाया, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहीं से चले जाओ। ठंड से चिल्लाया। अभी उसके पास केवल अपना पूर्व प्रभावशाली ढंग था, उसे दूसरों के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी ठंडी आवाज ने बंजर पहाड़ को हिला दिया, जिससे कई छोटे पत्थर लुढ़क कर नीचे गिर पड़े। मूल रूप से गर्म बंजर भूमि भी थोड़ी ठंडी हो गई। हाँ, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जो यहाँ आने में सक्षम है। वह वास्तव में असाधारण है। फटे हुए कपड़े पहने एक छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने एक विशाल चट्टान के पीछे से उड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इसके तुरंत बाद कई अन्य अस्त व्यस्त बाल मैले कुचले कपड़े पहने हुए लोग दिखाई दिए। ये लोग अधेड़ उम्र के लोग लग रहे थे, कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएं, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। चेन जियांग ये भी देख सकता था कि उनमें से कुछ अमर थे। इस समूह में वे 60 लोग थे। वे अत्यंत दीनहीन शरणार्थियों जैसे लग रहे थे। जब वे चेन जियांग और अन्य दो, विशेषकर सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी महिलाओं को घूर रहे थे, तो उनकी आंखें भूखे भेड़ियों की तरह थीं। उन्होंने जीमेक्सियन और झाओ ये प्रोफाउंड, दो युवा और खूबसूरत महिलाओं को अतुलनीय ईर्ष्यालु नज़रों से देखा। हम ऐसी जगह पर जहां स्वर्ग और पृथ्वी की कोई आध्यात्मिक क्यू ही नहीं है, आप देर सबेर हमारे जैसे बन जाएंगे, एक बूढ़ी औरत ने रुखाई से कहा। चेन जियांग ने अपने होंठ मोड़े। उनकी यूयाओरिंग में बड़ी मात्रा में स्पिरिट दवा थी और उनके पास फेस प्रिजर्विंग पिल, ब्यूटी डैन, लॉन्गोविटी पिल और लॉन्गोविटी फ्रूट भी थे। वह निश्चित रूप से जीमेक्सियन और झाओ ये प्रोफाउंड, इन दो खूबसूरत लड़कियों को बुरा नहीं होने देंगे। तुम लोग कौन हो? जब झाओ ये प्रोफाउंड ने छोटे कद के बूढ़े आदमी को अपनी ओर आते देखा तो वह फिर से जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर इस्तेमाल की गई नीली बर्फीली धुंध ने बूढ़े आदमी को फिर से उसके पास आने से रोक दिया। जो कोई एक कदम भी करीब आने की हिम्मत करेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओ ये प्रोफाउंड की आवाज़ बेहद ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके बाद उसके शरीर पर नीली बर्फ सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे उन लोगों को डर लगने लगा जिनके इरादे गलत थे। झाओ ये प्रोफाउंड को चिंता थी कि लोगों का ये समूह इतना करीब आ जाएगा कि वे चेन जियांग और जीमेक्सियन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लिटिल मिस, नाराज मत होइए। हम सब आप जैसे ही हैं। हम यहाँ सम्राट के मकबरे की तलाश में हैं, लेकिन अंत में हम यहाँ फंस गए। ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितना आप सोचती हैं, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग उसकी आंखें भी देख सकता था, लेकिन उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी अच्छा इंसान नहीं है। उनके सामने ये बूढ़े लोग, चाहे वे इसे कैसे भी देखें, अच्छे लोगों की तरह नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वे बूढ़े भेड़ियों के झुंड की तरह दिखते थे जो लंबे समय से भूखे थे। इससे चेन जियांग और अन्य लोग और भी अधिक सतर्क हो गए। झाओ ये प्रोफाउंड की ताकत ने पुराने साथियों के इस समूह को सावधान कर दिया और लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे ये भी जानते थे कि उनके सामने के 3 युवाओं को यहाँ आने में सक्षम होने के लिए उनकी ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम आप सभी को केवल इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अधिक लोगों के साथ आपके पास अधिक शक्ति है, इसलिए हो सकता है कि आप सभी यहाँ की स्थिति के बारे में स्पष्ट न हों। मैं अब आपको बता सकता हूँ, यहाँ हमारे जैसी कई टीमें हैं, लेकिन वे सभी बहुत अच्छी हैं, भयावह, इसलिए यदि आप उनके हाथों में पड़ गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने जारी रखा। लॉन्ग जुएई ने बुदबुदाया, ये बूढ़ा आदमी आप सभी से झूठ नहीं बोल रहा है, वहाँ पहले से ही कुछ लोग दौड़ रहे हैं। जीमेक्सियन ने भी इस पर ध्यान दिया और तुरंत अपनी आवाज़ झाओ ये प्रोफाउंड तक पहुंचा दी। बहुत जल्दी ही चेन जियांग और अन्य 2 लोगों को 5 समूहों के लोगों ने घेर लिया। ये लोग बहुत बूढ़े लग रहे थे, केवल कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। बौना, तुमने जो कहा वह मैंने दूर से सुना। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी बूढ़े पर चिल्लाया। चेन जियांग ने सोचा, आप सभी अच्छे लोग नहीं हैं। तुम लोग बहुत तेजी से आए। ठीक है, चलो अब इसे इस तरह से रखते हैं। चूंकि यहाँ हर किसी का हिस्सा है, चलो उन्हें एक साथ नीचे ले जाएं और इसे समान रूप से विभाजित करें। छोटे कद वाला बुजुर्ग हंसा। झाओ ये प्रोफाउंड ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने अपने शरीर के भीतर नीली बर्फ की ऊर्जा प्रसारित की और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वह चेन जियांग और जीमेक्सियन के बारे में बेहद चिंतित थी। 300 लोगों में से 5 उसके बराबर थे। छोटे साथियों, तुम्हें आज्ञाकारी होकर अपनी चीजें सौंप देनी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे, एक बूढ़ी औरत ने व्यंग्य किया। क्या तुम उसे हरा सकते हो? जीमेक्सियन को पता था कि वे बहुत खतरनाक स्थिति में थे। ये बहुत मुश्किल है। अगर मैं आगे बढ़ता तो लगभग 10 लोग मुझे रोक लेते।
झाओ ये प्रोफाउंड ने कहा। दोनों लड़कियां इस समय चेन जियांग की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन चेन जियांग अभी भी शांत थी और थोड़ा भी चिंतित नहीं थी। मास्टर, क्या आपके पास कोई विचार है? झाओ ये प्रोफाउंड ने पूछा। मैं नेता हूँ, अब से मुझे मालिक मत कहो, नेता कहो। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। बेशक मेरे पास एक रास्ता है। ड्रैगन सबडूइंग स्कूल। जी मिक्सियन और झाओ ये प्रोफाउंड तुरंत संदेह से भर गए। मैं आपको भविष्य में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के मामलों के बारे में बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को अपनी रिंग में रखना चाहता हूं, इसलिए मेरा विरोध न करें। चेन जियांग ने कहा। जी मिक्सियन को पता था कि बाई यूयू, सू मियाओ और एक वाइट ड्रैगन रिंग के अंदर छिपे हुए थे। वह अंदर क्या है इसके बारे में जानने को उत्सुक थी। झाओ ये प्रोफाउंड और जी मिक्सियन का शरीर सफ़ेद रोशनी से चमका और फिर वे गायब हो गए। उन्हें अपनी अंगूठी में रखा और वे वाइट ज़ेड इमोर्टल पैलेस के अंदर एक आंगन में दिखाई दिए। बच्चे, वास्तव में तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली भंडारण जादुई खजाना है, जल्दी से उन्हें सौंप दो। एक लंबा बूढ़ा आदमी दहाड़ उठा, उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि ये लोग यहाँ बहुत समय से रह रहे थे। चूंकि यहाँ कोई आत्मा क्यों ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी चीज़ें खर्च कर दी थीं। मेरे पास केवल एक ही प्राकृतिक फल है, आप लोग अपनी क्षमता के आधार पर इसे ले सकते हैं। चेन जियांग ने अपनी सारी ताकत लगा दी और नेचर फल को ऊंचा फेंक दिया। प्रकृति फल स्वर्ग स्तर के फल थे, उनमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। लोगों के इस समूह की नज़र में वे बिल्कुल एक खजाने की तरह थे। लोगों का एक समूह प्रकृति फल को छीनने के लिए एक के बाद एक कूद पड़ा। उनमें से एक हिस्सा चेन जियांग की ओर दौड़ा, जिसने फिर एक सफ़ेद धुंध छोड़ी, जबकि वह खुद एक छोटे पत्थर में बदल गया और तेजी से अंदर आए किसी व्यक्ति ने उसे लात मारकर किनारे कर दिया। ऐसे ही वह लोगों के इस समूह के सामने गायब हो गया, जबकि जो लोग प्रकृति के फल को छीनने की ताकत रखते थे, वे छोटे कद के बुजुर्ग के हाथों में समाप्त हो गए। चेन जियांग अपने दिल में जोर से हंसे। वह कोई वास्तविक प्रकृति का फल नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पत्थर के टुकड़े का उपयोग करके बना दिया था। हालांकि इससे छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति पर कुछ रैंकर्स ने हमला कर दिया और उनके पक्ष के लोगों पर भी हमला हो गया। ठीक उसी तरह चेन जियांग, जो एक छोटे से पत्थर में बदल गया था, युद्ध की अराजकता में लुढ़क गया। साले, मारना बंद करो, ये प्रकृति का फल नकली है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने अपना एक हाथ खो दिया था। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हारे शरीर की तलाशी लूंगा। मेरे पास बस इतना ही है। छोटे बूढ़े भूत को 3 रैंकर्स ने घेर लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही वहां असली प्रकृति का फल हो, वह उसका आनंद लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा। विशेषज्ञ तुरंत रुके और उस पत्थर को देखा जिस पर नेचर फलों का रस लगा हुआ था। सभी घायल लोगों के चेहरे पर उग्र भाव थे। यह एक भ्रामक चाल है। ऐसा कहा जाता है कि केवल आत्मा की साधना करने वाले लोग ही दैवीय शक्तियों का उपयोग करके मतभेद पैदा कर सकते हैं और हमें भयंकर रूप से लड़वा सकते हैं। हमें उस बदमाश ने बेवकूफ़ बना दिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में चिल्लाया। मृतकों को वापस ले जाओ और उन्हें विभाजित करो। छोटे कद के बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। चेन जियांग अपनी जगह से नहीं हिलता था, उसे इनके जाने का इंतजार करना पड़ता था। वे जानबूझकर सड़क पर पहरा देते थे, लोगों के आने का इंतजार करते थे और जब तक वे गुजरते वे उन्हें छीन लेते थे। रिंग के अंदर झाओ ये प्रोफाउंड ने 2 लड़कियों बाई यूयू और सू मियाओ को देखा, जिनकी सुंदरता से उसे ईर्ष्या होती थी। वह उनकी पहचान के बारे में स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनसे निकलने वाली आभा से वह बता सकती थी कि उसके सामने वाली महिला, जो उसके दिल की धड़कनें बढ़ा सकती थी, असाधारण थी। मैं ड्रैगन सबडरिंग स्कूल का एल्डर लॉन्ग हूँ। मेरा नाम हेवनली ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है। जब आप मुझे देखें तो क्या आपको मेरा अभिवादन नहीं करना चाहिए? लॉन्ग जुएई, जो जमीन पर लोटपोट हो रहा था और खेल रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ उसकी कमर पर थे। उस पर विश्वास मत करो, जी मेक्सियन ने हल्के से कहा। यह उबाऊ है, इसने मुझे एक पल में छेद दिया। लॉन्ग जुएई ने जमीन पर बैठकर एक बड़े फल को गले लगाना जारी रखा और बोलते हुए उसे चबाया। मैं वास्तव में ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का एक एल्डर हूँ और वह छोटा बदमाश लीडर है। हालांकि ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल अभी पूरी तरह से बना नहीं है और इसमें केवल कुछ ही सदस्य हैं। यदि आप थोड़ा भी व्यवहार करते हैं तो मैं उस छोटे बदमाश को आपका एल्डर या कुछ और बना दूंगा। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल को कम मत समझो। मेरे स्वर्गीय ड्रैगन सर्वोच्च भगवान के नेतृत्व में आप सभी कई सर्वोच्च ड्रैगन मार्शल आर्ट सीखेंगे और जल्द ही आप सभी 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी के माध्यम से पार करने में सक्षम होंगे। वह शाही आपकी एवियन रेस तो कुछ भी नहीं है। तुम झाओ ये प्रोफाउंड ने सावधानी से पूछा। बाई यूयू और सू मियाओ के रवैये ने उसे और भी ज्यादा संयमित बना दिया। मैं सू मियाओ हूँ, यह मेरी वरिष्ठ बहन बाई यूयू है। क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? सू मियाओ मनमोहक ढंग से मुस्कुराए और धीरे धीरे चलकर झाओ ये प्रोफाउंड के सामने खड़ी हो गई। बाई यूयू और सू मियाओ,
इन दो लोगों के नाम सुनकर झाओ ये प्रोफाउंड तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा डर से भर गया। तुम सच में क्रूर शैतान आदरणीय के शिष्य हो? झाओ ये प्रोफाउंड ने कांपती आवाज में पूछा। यह क्या है? क्या हम अभी भी बहुत प्रसिद्ध हैं? बायूयू ने ठंडे स्वर में पूछा। उस तरह की ठंडी नज़र ने झाओ ये प्रोफाउंड को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस कराई। तुम किस बात से डरते हो? मैंने कई वर्षों तक उनका शिकार किया है। जी मैक्सियन ने झाओ ये प्रोफाउंड के कंधे को थपथपाया। चेन जियांग ने रात होने तक इंतजार किया और धीरे धीरे घाटी छोड़कर चला गया, जहां कई लोग छिपे हुए थे। वह नहीं जानता था कि सू मियाओ और बायूयू झाओ ये प्रोफ से बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जो सभी क्रूर शैतान आदरणीय से संबंधित थीं। घाटी से गुजरने के बाद जैसे ही चेन जियांग मैदान पर कदम रखने वाला था, उसे एक शक्तिशाली बल ने उड़ा दिया। शेर पर्वत बहुत दूर नहीं था। जब तक वह इन मैदानों से गुजरता, वह उस तक पहुंचने में सक्षम हो जाता। इस बंजर भूमि को किसी अजीब शक्ति द्वारा सील कर दिया गया है। चेन जियांग ने अपने सामने अदृश्य सील पर प्रहार करते हुए मुक्का मारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बूढ़े लोग यहाँ फंस गए हैं। चेन जियांग को अब समझ में आया कि यहाँ इतने सारे मजबूत और शक्तिशाली लोग क्यों थे और वे इतने बूढ़े क्यों लग रहे थे। चलो, उन लोगों को अंदाज़ा ज़रूर होगा कि तुम यहाँ आओगे। शायद अब तक वो लोग दौड़कर आ चुके होंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा। वो दो छोटी नौकरानियां अंदर कैसे हैं? चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कई बार पटकी। उसकी शक्तिशाली ऊर्जा पूरी तरह से सील द्वारा निगल ली गई थी। घास के मैदान पर पैर रखना बेहद मुश्किल था, इसलिए वह केवल छिप सकता था और कोई रास्ता सोच सकता था। मैं अपनी दोनों बहनों से छुपकर बातें कर रहा था। वे चाहती थीं कि मैं इसे गुप्त रखूं। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने अपने कंधे उचकाए और दूर एक बंजर पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। उसे लगा कि यहाँ कोई पत्थर की पट्टिका या कुछ और होना चाहिए। अगर वह पत्थर के शिलालेखों को देख सके तो शायद उसे इस जगह से निकलने का रास्ता मिल जाए। इस बंजर भूमि में कोई पौधे या आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। हालांकि रात के समय कोई चमकीले तारे देख सकता था, जो विकसित करने के लिए तारे की कुछ शक्ति और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकता था। हालांकि इसमें विशेषज्ञ कोई नहीं था, इसलिए अवशोषण की दर बहुत धीमी थी। चेन जियांग के पास ऐसी क्षमता नहीं थी, लेकिन जिस गति से उसने इसे आत्मसात किया वह बहुत तेज थी, क्योंकि उसने कामू स्वर्गीय दान के साथ आत्मसात कर लिया था। फूल, पौधे और पेड़ मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित किए गए थे। उन्हें पृथ्वी द्वारा पोषित किया गया, सितारों की ऊर्जा को अवशोषित किया और बढ़ने के लिए सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित किया। ऐसी स्थिति में जहां वह पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित था, फिर भी उसने खेती करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित कर लिया। उसने पहले से ही कामू स्वर्गीय डैन के लाभों को धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया था और समझ गया था कि झाओ ये प्रोफाउंड और फैंग जे प्रोफाउंड उनके लिए क्यों लड़ रहे थे। उसने आकाश में तारों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मैं समझता हूँ, ये बंजर भूमि सिर्फ एक शेर पर्वत है। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ एक बहुत शक्तिशाली भ्रम श्रृंखला है। वह घास का मैदान, वह शेर पर्वत वास्तव में सिर्फ एक भ्रम था। जब तक मुझे वह पत्थर की गोली मिल जाती है, मैं वह जगह छोड़ सकता हूँ। आपने जो कहा है उसके अनुसार न केवल एक मायावी जादुई सरनी है, बल्कि एक स्थानिक सरनी भी है। ये स्थान बहुत बड़ा है, यहाँ 10,000 सिंह पर्वत समा सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। यह सही है, वास्तव में एक स्थानिक संरचना है। ऐसा करने का कारण उन्हें यहाँ फंसाना हो सकता है और फिर ग्राउंड हत्या को समझने के माध्यम से यहाँ छिपी हुई पत्थर की गोली को ढूंढना हो सकता है। हालांकि यह स्थान जीवन से बंजर था और एक घातक आभा देता था, फिर भी चेन जियांग को थोड़ी सी जीवंतता महसूस हुई। ग्राउंड किलिंग सीखने के बाद उसे जो चमत्कारी अनुभूति हुई, वह और पृथ्वी के प्रति उसकी विशेष भावना थी। चेन जियांग ने कुछ सोचा, लेकिन केंद्र को समझने में असमर्थ रहे। वह उत्सुकता से चारों ओर घूम रहा था, सोचने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि यह जगह जो दूसरे लान माउंटेन से अलग थी, जरूर कुछ छिपा रही होगी। यहाँ एक बहुत मजबूत भ्रम श्रृंखला है और यह उससे कहीं अधिक मजबूत है जिससे मैं पहले सुपर ओल्ड सेक्रेड लैंड में मिला था। इसके अलावा अंदर एक स्थानिक सरनी भी है, जिससे लोगों को लगता है कि यह बहुत बड़ा है। आमतौर पर 3 तरह की जादुई तरकीबें होती हैं। सबसे निचली तरकीब है किसी व्यक्ति की आंखों को धोखा देना और फिर उसकी 5 इंद्रियों को धोखा देना। अंतिम तरकीब है किसी व्यक्ति की आत्मा को धोखा देना, इन भ्रमों को उसकी आत्मा की गहराई में अंकित करना, जिससे उसके लिए देखना मुश्किल हो जाता है। लंबे समय के बाद वे जो कुछ भी देखेंगे वह पूरी तरह से उनकी आत्मा में जड़ जमा लेगा, चाहे वे कहीं भी जाएं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा यहाँ है। चेन जियांग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि वह जिस भ्रम श्रृंखला में था वह आखिरी था। वह यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता था, यदि नहीं तो वह अपनी गहराई में भ्रम के बीच से छुटकारा नहीं पा सकता था। आत्मा, ये लान माउंटेन किसी की चेतना का परीक्षण करता है और भ्रम की स्थिति को देखने में सक्षम है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि ईश्वर वध विधि का एक भाग होना चाहिए।
चेन जियांग का दृढ़ विश्वास था कि यह सच है। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाना और ग्राउंड किलिंग को समझना था। दोनों के संयोजन से वह छिपे हुए मोनोलिथ को खोजने, मोनोलिथ शिलालेखों को पढ़ने और भगवान की हत्या की विधि को खोजने में सक्षम होगा। ये सब झूठ है। यह एक शेर पर्वत है, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं, पत्थर की पट्टिका शेर पर्वत के अंदर होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले इस भ्रम निर्माण से छुटकारा पाना होगा। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि इस अवास्तविक दुनिया में शेर पर्वत के स्मारक की तलाश करे। अगर वह वास्तव में यहाँ स्मारक की तलाश करता तो उसे खोजने से पहले ही वह भ्रम की स्थिति में आ जाता। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब वह इन झूठी अफवाहों से मूर्ख नहीं बनना चाहता था। वह एक बंजर पहाड़ की चोटी पर बैठ गया और उसे लगा कि उसे एक पेड़ के नीचे होना चाहिए। इससे पहले उसने फैंग जिप्रोफाउंड की आत्मा को खा लिया था, लेकिन अब जब वह अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाना चाहता था तो वह केवल फैंग जिप्रोफाउंड की आत्मा को खा सकता था और अपनी आत्मा को मजबूत कर सकता था। नो मोर ड्रैगन भगवान मंत्र धीरे धीरे घूमता रहा और उसकी चेतना के समुद्र में दिव्य आत्मा भी खुद की तरह एक सुनहरे समुद्र पर क्रॉस लेग बैठ गई। फैंग जिप्रोफाउंड की आत्मा सुनहरे समुद्र में विलीन हो गई और परिष्कृत हो गई, जिससे दिव्य आत्मा ने धीरे धीरे इसे अवशोषित कर लिया। जब तक आप फैंग जिप्रोफाउंड की आत्मा को पूरी तरह से परिष्कृत करते हैं, आपकी दिव्य आत्मा एक आदर्श चरण में प्रवेश करेगी। पूर्ण चरण आत्मा की खेती के पहले प्रमुख चरण का चरम था। एक बार जब आप उस चरण को पार कर लेंगे तो आप पूर्णता तक पहुंचने में सक्षम होंगे। उस समय आप दिव्य कलाओं की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे और भी मजबूत और तेज क्षमताओं को उजागर करेंगे, लॉन्ग ज़ुएई ने कहा। पूर्णता आत्मा साधना के लिए कुल कितने चरण हैं? चेन जियांग ने पूछा। पहला महान चरण मन को परिष्कृत करना है और वह है दिव्य मार्ग की आत्मा से पूर्णता की ओर आगे बढ़ना। दूसरा चरण पूर्णता तक पहुंचना है। ये चरण आपके लिए खेती करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। लॉन्ग ज़ुएई ने कहा, साधना में कोई शिखर नहीं होता, आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। चेन जियांग ने एक दिन पहले सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अवशोषित किया और अपनी चेतना के समुद्र के भीतर फैंग जिप्रोफाउंड की आत्मा को परिष्कृत किया। इस समय उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य आत्मा अधिक से अधिक मजबूत होती जा रही है, जिससे उसे महसूस हुआ कि वह दिव्य आत्मा को शरीर छोड़ दे का उपयोग कर सकता है और अपनी दिव्य आत्मा को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तैरते हुए शरीर छोड़ने दे सकता है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। चेन जियांग पहाड़ की चोटी पर बैठा था और सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करते हुए उसकी हरकतें छोटी नहीं थीं। चेन जियांग की चेतना के समुद्र में दिव्य आत्मा सुनहरी रोशनी से चमकती थी और बेहद शक्तिशाली दिखती थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे उनकी दिव्य आत्मा मजबूत होती गई, उन्हें पता चला कि उनके शरीर में इनेट क्यूई बहुत बढ़ गई थी और इसकी गुणवत्ता और भी अधिक हो गई थी। आत्मा का एक आदर्श क्षेत्र, वास्तव में अद्भुत। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि आसपास की बंजर भूमि गायब हो गई थी। उसे इस मायाजाल से छुटकारा मिल गया था।